नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन IAS में आपका स्वागत है। तो आइए आज शुरू करते हैं दृष्टि IAS का जो है 6th मंथ का करंट अफेयर्स। ठीक है, 6th मंथ का इसमें जो है फरवरी से लेकर आपको अगस्त तक इसमें जो है वीडियो कंपाइल मिलेगा, जो कि 6th मंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 67th ये जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा अगले वीडियो में हम टॉपिक वाइज, जैसे कि इसमें जो है ज़्यादातर खेल से संबंधित यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो उसे हम अलग से कवर करेंगे टॉपिक वाइज। तो अगला वीडियो में वो आएगा टॉपिक वाइज, खेल से, पुरस्कार से, बिहार स्पेशल का। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है कि हम सिर्फ यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास श्रम संसाधन विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच समझौता हुआ है। इसमें किस चीज़ के लिए समझौता हुआ है और क्या इससे फ़ायदा होने वाला है, ये सिर्फ हम देखेंगे। तो इसमें जो है लिखा हुआ है कि राज्य भर के 149 ITI अत्याधुनिक सुविधा से लैस किया जाएगा और मतलब व्यावसायिक शिक्षा को इसकी तरह इससे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस तरह का काम किया जा रहा है। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है, यहाँ देख लीजिए, ITI 23 जो है नई तकनीक उन्नत व्यापार पाठ्यक्रम सुविधा प्रदान करेंगे और इसमें कुल जो है लागत ये हो 4,606 करोड़ रुपये है। बस इतना ही है इसमें, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि 149 ITI को अत्याधुनिक मतलब सुविधा से लैस किया जाएगा। ठीक है, अगला न्यूज़ है हमारे पास पुनौरा धाम। तो ये आपने सुना ही होगा, पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है और यहाँ पे माँ जानकी जन्मभूमि मंदिर है। ठीक है, यही देखना है। और वहीं स्वदेश दर्शन योजना के पर्यटन स्थल के थीम आधारित एकीकृत विकास के लिए 2014-15 में ये प्रारंभ की गई थी। जैसे रामायण सर्किट हो गया, बौद्ध सर्किट हो गया, इस तरह से जैन सर्किट हो गया इसके तहत। ठीक है, बिहार में प्रसाद योजना के अंतर्गत पटना साहिब का विकास करने तथा स्वदेश दर्शन योजना के तहत जैन परिपथ का विकास, कंवरिया परिपथ का विकास, इस तरह से जो है विकास किया जा रहा है। जितने भी सर्किट हैं धर्म से जुड़े हुए, तो उसका विकास किया जाना है। पुनौरा धाम, आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि पुनौरा धाम जो सीतामढ़ी में है, ठीक है, जो कि माँ जानकी राम जन्मभूमि मंदिर है, ये सीतामढ़ी में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ महावीर कैंसर संस्थान का करार हुआ है। तो इंडियन कैंसर सोसाइटी और महावीर कैंसर संस्थान जो है, जो पटना में है, तो इसके साथ करार हुआ है। तो इसमें क्या है इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो इसमें है कि विश्व कैंसर दिवस पे, जो कि 4 फरवरी को है, आप सभी को पता है, इसमें जो है पटना जंक्शन के समीप पूर्वोत्तर भारत सबसे बड़े कैंसर अस्पताल है, पूर्वोत्तर भारत का महावीर कैंसर संस्थान, इसकी मतलब इसमें जो है निःशुल्क मतलब कैंसर की जांच की जाएगी। इसमें जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आचार्य किशोर कुणाल ने बताया है कि कैंसर लक्षण दिखने पर महावीर करार संस्थान में 25,000 रुपये तक का जो जाँच जो है कैंसर के लिए वो निःशुल्क हो जाएगी इस समिति के सहयोग से। ठीक है, ये देखना है। इसके अलावा और कुछ इसमें खास नहीं है। आगे देखते हैं विश्व स्तरीय जीनोमिक लैब। तो यह 4 फरवरी को मंगल पांडे द्वारा, जो कि पूर्व मंत्री है, अभी तो नहीं है फिलहाल, तो भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में कैंसर जांच के लिए विश्व स्तरीय जीनोटिप लेबोरेटरी का स्थापना ये वो है उद्घाटन किया गया है। ये है इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यूज। इसके अलावा इसमें जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य के 6 जिले कौन कौन है, पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर, सिवान और नालंदा में कैंसर मरीज के दर्द का इलाज घर पर किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा डे केयर केमियोथेरेपी व्यवस्था NMCH वीमेंस पावापुरी, इस तरह से जो है पूर्णिया सदर अस्पताल में भी की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान रखना है। 5 फरवरी को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन राजमार्ग जो है मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार में सारण में जो है राष्ट्रीय NW यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया है। कहाँ पे है ये, सारण में। साथ ही उन्होंने पटना से गुवाहाटी के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग पोत MB लाल बहादुर शास्त्री को हरी झंडी दिखाई है। यहाँ से जो है पटना से आपने करंट अफेयर्स में सुना होगा कि गुवाहाटी के लिए चली थी ये लाल बहादुर शास्त्री
फोर्थ MV लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें जो है क्या है, तो इस टर्मिनल के निर्माण में उत्तर बिहार सड़क परिवहन और क्या है, दबाव कम करने के लिए, मतलब सड़क परिवहन का दबाव करने के लिए इस तरह के मतलब इनलैंड वाटर का विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अंतर्देशीय जलमार्ग पोत MV लाल बहादुर शास्त्री पटना के गायघाट बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु के लिए 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न ले जा रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। और बांग्लादेश होते हुए यह बांग्लादेश से होते हुए मार्च 2022 की शुरुआत तक गंतव्य स्थल तक पहुंचेगा, ठीक है। इसमें जो है इसका मार्ग क्या है, मार्ग देख लेते हैं। भागलपुर, मनिहारी, साहिबगंज, फरक्का, त्रिवेणी, कलकत्ता, हल्दिया, हेमनगर, ये जो होते हुए देखिए बांग्लादेश में भी जाने वाली है। बांग्लादेश से होते हुए ये जो है जोगी घोपा या कि मतलब NW2 का जो भाग है सदिया धुबरी वाला, तो वो होते हुए 2350 किलोमीटर दूर तक तय करने वाली है, ठीक है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, पटना बिहार से पांडु गुवाहाटी तक खाद्यान्न की पायलट आवाजाही गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट असम के लिए नया द्वार खुलेगा और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्बाध मतलब कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेंगी इसके माध्यम से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ से चली थी, पटना से पांडु तक के लिए गुवाहाटी में, ठीक। आगे है रेल कौशल विकास योजना। तो इसमें है रेल कौशल विकास योजना में इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें जो है इसके तहत प्रशिक्षण की अवधि समाप्ति के बाद सिग्नल एवं दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र दानापुर बिहार में 16 प्रशिक्षक को पूर्व मध्य रेल के मुख्य सिग्नल इंजीनियर के प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ये कुछ खास नहीं है, इस तरह का न्यूज नहीं बनता। आगे है फोर्टिफाइड चावल वितरण को मंजूरी मिल गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब PDS के माध्यम से जो है फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जाएगा, ये कहना है। अध्यक्षता में मीटिंग के बाद जो है सरकारी राशन की दुकान में फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जाएगा PDS के माध्यम से, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल के तहत। इसमें क्या क्या है, इसमें थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इस योजना के तहत 85 ग्रामीण इलाके में 85% और शहरी इलाके में 75%, जो आपको पता ही है कि NFSA 2013 के अंतर्गत जो कवर है उसी को दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आयरन और फोलिक एसिड का जो है भरपूर मात्रा होगा, यहाँ पे आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 इस फोर्टिफाइड चावल में। आगे कुछ इसमें खास नहीं है। आगे है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना योजना। तो ये जो है 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 के तहत जो है इसका आरंभ किया जा चुका है। और इसका आरंभ डेट आपको ध्यान रखना है 15 अप्रैल, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 15 अप्रैल को ये सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शुरू किया जाएगा। बस इसके अलावा आपको जो है क्या देखना है इसमें, इसमें ये देख लीजिए कि एक पंचायत में शुरू किया, मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत किया जा रहा है अभी फ़िलहाल। तो इसमें जो प्रत्येक पंचायत में एक लगाया जाएगा अभी फ़िलहाल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और मुखिया को सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे है 7 योजना के तहत, 7 योजना देखते हैं, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं। मुंगेर में गंगा नदी पर निर्मित रेल सह सड़क पुल की पहुँच पथ परियोजना का लोकार्पण हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है। तो मुंगेर राज्य में जो है गंगा नदी पर ये पुल बन रहा है। और इसमें क्या और ख़ास है कि NH राष्ट्रीय राजमार्ग 333B, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि 333B कहाँ पे है, ये मुंगेर में है। और ये कितना किलोमीटर का पुल है, 14.5 किलोमीटर का पुल है। और कुल 696 किलोमीटर की लागत से यह विकसित किया गया है। तो इसमें क्या है, मुंगेर जमालपुर शहर को बेगूसराय, खगड़िया, उत्तर बिहार मतलब दक्षिण बिहार, जैसे कि मुंगेर जो है दक्षिण बिहार में, तो उसको बेगूसराय और खगड़िया उत्तरी बिहार से जोड़ेगा। और रेल और सहित सड़क का भी पुल है इसलिए। और इसकी नींव जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रखा गया था, ठीक है। इसमें मुख्य पॉइंट एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें
जो है मांग इसकी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो 53 में श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये मुंगेर के लोगों से वादा किया गया था इसको बनाने के लिए। फिर 1971 में चुनाव प्रचार के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी भी मतलब ये जो है आश्वासन दोहराए थे। उसके बाद अंततः ये जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये शिलान्यास मतलब नींव रखा गया था। ठीक है, अगला है सीतामढ़ी में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा। ये तो आप सभी को पता है। 13 फरवरी 2020 को रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री वीरेंद्रानंद जी महाराज के द्वारा माता सीता के विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर की प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित करने की घोषणा की जा रही है। तो सोचिए कितना 182 सरदार वल्लभ भाई पटेल का मीटर है, जबकि 251 मीटर, उससे कितना ज़्यादा बड़ा है ये। तो विश्व का सबसे ऊंची होने वाली है ये। और इसमें इम्पोर्टेंट और भी है कि इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में जो है 108 प्रतिमाएं लगाई जाएगी माँ सीता की। ठीक है, और है यहाँ पे तुलसीदास वाल्मीकि केवट समेत रामायण के प्रमुख पात्र की प्रतिमाएं भी यहाँ पे स्थापित की जाएगी। ठीक है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं पुनरुद्धाम। आपको पता ही है यहाँ पुनरुद्धाम जो ऐड किया गया है उसमें, तो पुनरुद्धाम यहाँ पे सीतामढ़ी में है, तो वहीं पे बनने जा रहा है। आगे है विधानसभा का डिजिटलीकरण। आगे देखते हैं, तो यह 14 फरवरी को डिजिटलीकरण के संदर्भ में विधेयक को निजी सचिवों के संदर्भ में विधानसभा की ओर से प्रशिक्षण, मतलब ये प्रशिक्षण डिजिटल करना है तो उसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है सारे विधायकों को, ये बात है इसमें, और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं तारापुर शहीद स्मारक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 15 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहीद तारापुर मुंगेर में जो है 1932 में जो बहुत लोग शहीद हुए थे, तो उसी के बारे में है। तारापुर मुंगेर में शहीद हुआ था, तो वहाँ पे मूर्ति का अनावरण किया गया है शहीद पार्क, और पुराना थाना परिषद पार्क में विकसित किया गया और उसका लोकार्पण भी किया गया है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के तारपुर में जो है एक साथ 34 लोग शहीद हुए थे। ठीक है, और उसकी स्मृति में 15 फरवरी को शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 15 फरवरी को इसका जो है दिवस मनाया जाने वाला है, ये कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ था, 15 फरवरी 1932 को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 32 को सभी सरकारी भवन पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया था, और इसी क्रम में यहाँ पे जो है गोली चल गया था और यहाँ पे 34 लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। और है आगे देखते हैं, और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं जू सफारी। 16 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा जू सफारी का लोकार्पण किया गया था। इसका डेट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेट आजकल कुछ ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है कि डेट ज़्यादा पूछा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, तो डेट इस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 16 फरवरी है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा पॉइंट ये भी ध्यान रख सकते हैं, 480 एकड़ में फैले और 176 करोड़ के रुपये से बनाया गया है। और इसमें क्या क्या है, 180 डिग्री 3D थिएटर का भी निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है व्याख्या केंद्र में मानव विकास के क्रम में वन्यजीव से जुड़ी चक्र की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, और इस थिएटर में मुख्यमंत्री के समक्ष द ओशियन बायोस्कोप फिल्म प्रदर्शित की गई थी। इसमें जब उद्घाटन हुआ था तो द ओशियन बायोस्कोप, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो फिल्म प्रदर्शित है, ये प्रदर्शित की गई थी वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ग्लास स्काई वॉक भी निर्माण किया गया था, आपको पता ही है। आगे थे बिहार विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम। यह है 17 फरवरी, एक मिनट आगे देखते हैं। 17 फरवरी 2022 को लोकसभा अध्यक्ष जो है श्री ओम प्रकाश बिरला के द्वारा और नीतीश कुमार के द्वारा विधानमंडल में
विस्तारित भवन स्थित सेंट्रल हॉल में विधानमंडल सदस्य के आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित किया गया है। इसमें कुछ खास क्या है? हाँ, इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 22 मार्च 1912 को बंगाल और बिहार के अलग होते हुए 20 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 1920 में से जो है उड़ीसा सहित पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और 7 फरवरी 1921 को विधानमंडल में पहली बैठक हुई थी। ये पूछा भी शायद गया हुआ है कुछ किसी एग्जाम में हाल ही में, फिलहाल में 7 फरवरी 1921 को जो है विधानमंडल की पहली बैठक शुरू हुई थी। 20 को पूरा दर्जा, हालांकि अलग तो 12 में ही हुआ था, 20 में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और 7 फरवरी 1921 को इसे जो है विधानमंडल में पहली बैठक आयोजित हुई थी। ये देखा जाता है। उसके अलावा विधानमंडल भवन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हाल ही में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ये आपको पता ही है, राष्ट्रपति आए थे, राष्ट्रपति जी आए थे, रामनाथ कोविंद इसमें शामिल हुए थे। और इसके साथ साथ स्मृति स्तंभ भी का भी शिलान्यास किया गया, और बोधगया से लाए गए बोधि वृक्ष का रोपण यहाँ पे किया गया था। स्मृति स्तंभ और शिलान्यास ये जो है किया गया था इसका। आगे है साकिबुल गनी। इसके बारे में तो आप सभी को पता है, इसमें क्या बताने क्या ज़रूरत है। तो इसमें जो है आपको पता है कि मिजोरम के खिलाफ खेला था, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो मिजोरम के खिलाफ 405 गेंद में 341 रन की शानदार पारी खेली थी। ये देखना है, किसके खिलाफ? मिजोरम के खिलाफ, ये देखना है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं युवा संसद प्रतियोगिता। तो इसमें क्या है, 18 फरवरी को ये आयोजित किया गया था, और जिला स्तर पर नालंदा के 8 छात्रों का इसमें चयन किया गया है। तो ये देखना है आपको। तो युवा जो है संसद प्रतियोगिता में जो है नालंदा के 8 छात्रों का चयन किया गया है। ये चयनित छात्र जो है राज्य स्तर पर 23 से 27 फरवरी को होने वाली प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो कुल जो है 8 छात्रों का चयन किया गया है युवा सांसद प्रतियोगिता में जिला स्तर पर, और ये प्रतियोगिता में जिले का अपने जिले का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसके साथ ही 8 से 9 मार्च तक दिल्ली में आयोजित होगा राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेने का इसे अवसर मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। यह प्रतियोगिता जो है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय NSS और ऑनलाइन कराई गई थी। इसमें 4 छात्र एवं 4 छात्राओं का चयन किया गया है। ठीक है, इसमें जो है इसके अलावा नालंदा कॉलेज के जो इसमें जो है कि प्रतियोगिता के जज विनीत लाल ने बताया कि चयनित विद्यार्थी ने युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित 6 विषय से एक विषय पर अपने विचार रखे। इसके अलावा इसमें नाम भी दिया है नालंदा कॉलेज के मानसी कुमारी, अमित कुमार, अमर राज, नालंदा महिला कॉलेज के अर्पिता राज, शोभा कुमारी, किसान कॉलेज के सपना कुमारी, सन्नी प्रशांत, सन्नी कुमार, इसका चयन हुआ है। कुल कितना है? 8 है। ठीक है, 8 छात्रों का चयन किया गया। ये सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि 8 छात्रों का चयन किया गया है युवा संसद प्रतियोगिता के लिए, जिसका जो है यहाँ पे किया जाएगा 8 से 9 मार्च में इसे अवसर मिलेगा भाग लेने का। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है CM के भाषण के संकलन की किताब का विमोचन हुआ है। तो इसमें जो है उपसभापति जो है हमारे श्री हरिवंश नारायण के द्वारा सभा के जो है, तो ये जो है बिहार विधान परिषद में श्री नीतीश कुमार के द्वारा जो भाषण दिए गए थे उसके पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें कुछ खास नहीं, इसमें पूछने लायक कुछ खास नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें जो है लिखा हुआ है 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार राज्य को बीमारू राज्य की छवि से आगे ले जाने के लिए, उबारने के लिए जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है नीतीश कुमार को, इसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये है। इसमें जो है इस पुस्तक में विधान परिषद के 191 से लेकर 195 सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जी का भाषण संकलित यहाँ पे किया गया है। आगे देखते हैं। आगे है बिहार में BSNL का 4G सेवा होगी लॉन्च। तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जनरली। तो 15 अगस्त को 4G सेवा लॉन्च की गई है BSNL के माध्यम से। ठीक है, बस आगे देखते हैं। बिहार की पहचान
मैथिली बत्तख, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है मैथिली बत्तख को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसर्च करनाल में नाम दर्ज कर लिया गया है, ठीक है। और मैथिली बत्तख अब बिहार की पहचान बन गई है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें वैज्ञानिक टीम ने 6 साल तक इस बत्तख पे रिसर्च किया है। और इसमें यह कहाँ पे है, पाया जाता है बिहार में, तो यह है पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मोतिहारी क्षेत्र में जो है बत्तख का देसी नामकरण किया गया है। ये जो है आकर्षक रंग, हल्के वजन और यहाँ वातावरण में जिंदा रहती है। यहाँ पे उत्तरी साइड, बिहार उत्तरी और पूर्वी साइड का ये जो है, इसमें मीठ औषधीय गुण से भरपूर होती है। राज्य में 50 से 60 हज़ार मैथिली बत्तख है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और इसमें जो है मैथिली बत्तख की पहचान इसके विकास और अंडे की क्षमता को बढ़ाने पर इसमें जो है कार्य किया जा रहा है, इस पर रिसर्च किया जा रहा है। ये कुल मिलाकर ये बात है, ठीक है। आगे है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, इसमें है 19 फरवरी 2022 को वन प्रमंडल के मदनपुर वन क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर आग लगा दी गई थी। इसमें इसलिए न्यूज बनाया हुआ है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। पाक की गणना के अनुसार टाइगर इसमें जो है संख्या 32 है, 32 है। अभी फ़िलहाल तो अभी जो है अभी तो 40 से ज़्यादा हो चुका है, 50 के आसपास। इसके अलावा है इसमें वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कुल क्षेत्र के 85.71% पर भूभाग पर यह विद्यमान है। और इसमें जो है क्या क्या पाए जाते हैं, बाघ, भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, जंगली सुअर इत्यादि इसमें जो है पाए जाते हैं। आगे है अंतरिक्ष में होने का एहसास कराएगी पटना का अत्याधुनिक तारामंडल, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है। आगे नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। तो इसमें क्या है कि फरवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में भारत सरकार की बहुविषयक साइबर फिजिकल योजना के तहत प्रौद्योगिकी का विकास, कौशल विकास, उद्यमता, स्टार्टअप विषय पर प्रशिक्षण देने हेतु प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र में IIT रुड़की के दिव्या संपर्क इनोवेशन हब को मनोनीत किया गया है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं स्वाइन फीवर। इसमें है सारण जिले में, ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये स्वाइन फीवर का मामला आया है। तो 1000 से अधिक सुअर की यहाँ पे मृत्यु हो गई है सारण जिले में, बिहार में। तो इसमें जो है पशु संक्रामक रोग है और मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। तो ये है, एक है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ठीक है, और दूसरा है क्लासिकल स्वाइन फीवर, ठीक है। तो अफ्रीका में पाया जाता है और क्लासिकल इसके बारे में लिखा है तो इसे हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हॉग हैजा क्या है। यह है स्वाइन फीवर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार डिजिपेक्स 2022, इसमें क्या है कि राज्यपाल के द्वारा राज्य स्तरीय वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजिपेक्स का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या देखना आगे है, इसका उद्देश्य क्या है ये देख लेते हैं। इसमें है टिकट प्रदर्शनी उद्देश्य डाक टिकट संग्रहण के शौक को बढ़ावा देने के साथ साथ टिकट संग्रहकर्ता जिसको शौक है टिकट संग्रह करने का, इसके लिए ये कार्यक्रम लिया गया है। विशेषकर नवोदित और युवा डाक टिकट संग्रहकर्ता और छात्र अपने पास संग्रह प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना। इसका मुख्य बात यह है कि युवा को टिकट संग्रह जैसे कि फिलेटालिस्ट जिसे कहा जा सकता है, तो उसे बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत कौन सा योजना है ये, बिहार डिजिपेक्स। आगे उल्लेखनीय है कि डाक टिकट संग्रहालय फिलेटाली को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग ने दीनदयाल स्पर्श योजना भी शुरुआत की थी। बहुत पहले की योजना है ये दीनदयाल स्पर्श योजना, जो कि डाक से संबंधित है, ठीक है।
इसमें आगे है, इस योजना के तहत 6 से 9 तक के बच्चों को वार्षिक तौर पर छात्रवृत्ति दी जाती है। तो इसका एक और पॉइंट हमारे पास आ गया कि बिहार डिजिपैक्स में किस किस कक्षा के छात्र इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें मुख्यतः जो है 6 से 9 तक के छात्र को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, राज्य के 100 PHC बनेंगे मॉडल अस्पताल। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है 100 जो है उसको मॉडल अस्पताल अच्छे से विकसित इसे किया जाएगा, ये देखना है। इसके अलावा इसमें क्या है हमारे पास, इसमें इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 ANM तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही गैर संचारी रोग जैसे मधुमेह, रक्तचाप, अन्य बीमारी की जांच भी सुविधा यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे टेक्निकल दृष्टि से इसे अपग्रेड किया जाएगा, ये बोला जा रहा है। इसके अलावा जो है टेलीमेडिसिन की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और भी है, इसके अलावा और है शिशु जन्म देखभाल, नवजात शिशु देखभाल, स्वास्थ्य का देखभाल, बाल किशोरावस्था, इस सब जो है गर्भनिरोधक सेवाएं, संचारी रोग प्रबंधन, गैर संचारी स्क्रीनिंग, रेफरल और फ्लो की व्यवस्था के साथ अन्य सुविधाएं भी यहाँ पे मिली जाएगा। कुल मिलाकर बात यहाँ पे ये है कि 100 जो PHC जो है उसको मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा और यहाँ पे हाईटेक टेक्निकल दृष्टि से अपडेट इसे जो है किया जाएगा। बस, इसके अलावा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, ये आपने पढ़ा ही होगा। इसका हमने एक सेपरेट वीडियो भी डाला हुआ है, ये आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हैं, इसमें देख लेते हैं थोड़ा फिर भी पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इसमें। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2020-21 के दौरान भारत के 86,659 करोड़ रुपये प्रति व्यक्ति आय की तुलना में भारत में कितना है, 86,659 रुपये प्रति आय, और वहीं पे बिहार में कितना है, 50,555, ये ठीक है। इसके अलावा पिछले 5 वर्ष के दौरान जो है प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% और तृतीय क्षेत्र में जो है 8.5% की वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कृषि से संबंधित जितने भी गतिविधियां हैं उसमें जो है वृद्धि हमारा 2.1% दर्ज की गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार में खर्च के पिछले की तुलना में जो है 13.4% बढ़ाकर इतना हो गया है। ठीक है, आगे है पिछले वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 2.1%, ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा पशु एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर 10% और 7%, ये भी इम्पोर्टेंट, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि पशु में 10% और मत्स्य में जो है 7% रही वृद्धि दर। ठीक है, इस के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है पिछले 10 वर्ष में राज्य का शहरीकरण बढ़ा है, जो कि 11.3 आपको पता ही है कि आपने बढ़ा हुआ जनगणना में। इससे बढ़कर 15.3% बिहार में हो गया है। इसके अलावा शहरी आबादी का सिर्फ 3.1% बिहार में था 2011 में। इसके अलावा आगे है पटना जिले में शहरीकरण सर्वाधिक 44.3% है, और इसके अतिरिक्त सिर्फ 2 जिले मुंगेर और नालंदा में ही शहरीकरण की दर जो है 25% से अधिक है। मतलब 25% से अधिक कौन कौन से जिले हैं, कुल मिला के 3 जिले हैं, इसमें पटना हो गया, मुंगेर हो गया और नालंदा, 3 जिले जो है 25% से अधिक शहरीकरण के क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना जिला है, इसमें जो है 1.31 लाख रुपये जो है सबसे ऊपर यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय है, और वहीं दूसरे नंबर पे बेगूसराय जिला है, ये तो आपको पता ही होगा, 51,000 आसपास है। इसके अलावे उसके बाद है मुंगेर, भागलपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, गया, इस तरह से आपको बस तीन ध्यान रखना है यहाँ पे, बेगूसराय और मुंगेर। पटना तो है ही, पटना, बेगूसराय और मुंगेर ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे कम में आपको ध्यान रखना है शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। ठीक है, सबसे कम जो है शिवहर में है। आगे है बिहार पुलिस सुधार,
27 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पुलिस सप्ताह के समापन समारोह के दौरान राज्य सरकार के लक्ष्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाकर जो है आबादी के अनुसार जो है 160 से 170 करना है। ठीक है, तो आगे है उल्लेखनीय कि इसमें जो है पुलिसकर्मी की स्वीकृत संख्या 195 है, जबकि वास्तविक संख्या 155 है। बिहार में अभी भी प्रति 1 लाख आबादी पर कुल जो है 100 पुलिसकर्मी है, जबकि होना कितना चाहिए 195 के आसपास। तो अभी जो है प्रति 1 लाख पे 100 पुलिसकर्मी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपराध की दर के मामले में बिहार 23वां स्थान पे है, जबकि अपराध के संदर्भ में इस जनसंख्या के हिसाब से तीसरा, क्षेत्रफल के हिसाब से जो है 12वां स्थान है। अभी एनसीआरबी का नया डाटा आया हुआ है, तो इसके अनुसार बिहार जो है 5th स्थान पे है। आगे है इसमें, तो आइए अब देखते हैं मार्च मंथ का। तो मार्च मंथ में कौन सा है न्यूज़? मार्च मंथ में पहला है न्यूज़ यहाँ पे बिहार बजट के बारे में। तो आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में हम रिवीजन कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बिहार बजट को कुल जो है 6 सूत्र में विभाजित किया गया। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, उसके बाद कृषि, आधारभूत संरचना और यहाँ पे कल्याण, कुल जो है 6 पिलर है बिहार बजट के। और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, कुल व्यय कितना है ये आप सभी को याद ही होगा, 2,37,691 करोड़, 0.19 करोड़। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद राजस्व व्यय है 1,91,956। ये कुल है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है पॉइंट में, तो इस पर इग्नोर करिएगा इस यहाँ पे। इसके अलावा पूंजीगत व्यय है 45,734 रुपये। और इसमें आगे है कुल प्राप्तियाँ हैं 2,37,891, ये आप सभी को पता है। इसके अलावा यहाँ पे राजकोषीय घाटा है 25,855.10 करोड़, जो कि कुल ये जो इसका है 3.47%। आगे है FRBM एक्ट के अनुसार, जो कि 3 में आया था, आपको पता है कि 2003 में FRBM एक्ट आया था। तो इसमें जो है दिया गया था राज्य को कि 4% से आपको कम रखना है। तो ये जो है 4% से कम ही है, जो कि 3.47% है। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे 4% से कम है। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि दर, यहाँ पे आर्थिक समृद्धि दर 9.7% अनुमानित किया गया है। बजट के अनुसार जो है आर्थिक समृद्धि दर 9.7% अनुमानित है। इसके अलावा बजट में सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना के तहत कुल जो है 500 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 7 निश्चय योजना 2 में कितना करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। तो ये कुल है 500 करोड़। ठीक है, 7 निश्चय आपको पता ही है। तो ये युवा शक्ति, बिहार प्रगति, सशक्त महिला और हर खेत को पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सुरक्षित शहर, विकसित शहर और सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये 7 निश्चय 2 है। ठीक है, अगला है बिहार को नवीनगर से मिलेगी 559 मेगावाट की बिजली। तो नवीनगर कहाँ पे है? औरंगाबाद में। आप सभी को पता है 660 मेगावाट की तीसरी यूनिट ने लगातार 72 घंटे के ट्रायल रन को पूरा कर लिया है और यहाँ पे उत्पादन होगा 559 मेगावाट की बिजली। ठीक है, इसके बाद नवीनगर में कुल जो है 3 यूनिट चालू है। इस कारण बिहार में 1122 मेगावाट के बदले 1680 मेगावाट यहाँ पे बिजली मिलने वाली है। तो इसका ट्रायल हुआ है अभी 72 घंटे का। इसका कुल मिला के ये बात किया जा रहा है यहाँ पे कि 72 घंटे का इसका ट्रायल रन पूरा कर लिया गया है और सफल भी हुआ है। इससे अब कुल जो है कुल कितना है 1680 मेगावाट यहाँ से बिजली मिलने वाली है। इसमें और कुछ खास नहीं है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि बाढ़ में जो थर्मल पावर परियोजना है, इसमें 1320 मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है, ये आपको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा बिहार में अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो
8 मार्च को महिला दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ये जो है जारी किया गया था, जिसमें बिहार की अनीता गुप्ता को जो है नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा ये जो है पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा, अभी फिलहाल तो अभी नहीं है, तो राष्ट्रपति के द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा इसे ये जो है सम्मान दिया गया था। आगे है इसमें जो है दिया हुआ है कि कुल जो है 29 महिलाओं को, पूरे इंडिया में जो है 29 महिलाओं को इसमें दिया गया है, जो कि आगे है ये किस क्षेत्र में मिला हुआ है ज़्यादातर, तो ये है उद्यमशीलता, कृषि, नवाचार, सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी, वन्यजीव संरक्षण, भाषा विज्ञान, मर्चेंट नेवी, शिक्षा, साहित्य, इस काफ़ी जगह क्षेत्र में जो है यह मिला हुआ है। इसके अलावा हम अनीता गुप्ता के बारे में आपको जानकारी चाहिए। भोजपुर बिहार के सामाजिक उद्यमी है ये, तो ये पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में अनीता गुप्ता को जो है नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये भोजपुर की है। और इसके अलावा सामाजिक उद्यम यानी कि एंटरप्रेन्योर है, इसलिए इसे सम्मानित किया गया है। तो इसने काम क्या किया था ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें जो है उन्होंने 50,000 से अधिक वंचित ग्रामीण महिला को विभिन्न कौशल से प्रशिक्षित किया है। बस ये ध्यान रखना है। अनीता गुप्ता जो कि भोजपुर से है और बिहार की सामाजिक उद्यमी है ये, इसके लिए इसे नारी शक्ति पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्य डिजिटल भूमि अभिलेख का घर घर शुरू करेगा डिलीवरी। मतलब राज्य सरकार डिजिटल भूमि का जो नक्शा होगा उसको जो है घर घर डिलीवरी शुरू करने वाली, ये जो है भारत का पहला राज्य बनेगा। तो इसमें जो है इसमें बताया गया है कि डिजिटल भूमि दस्तावेज को डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा मिलेगी और राज्य के गांव, कस्बों और शहर से राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मंगाया जा सकता है। डाक विभाग के द्वारा ये भेजा जाएगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। बस यही कुल मिला के बात ये है। आगे है ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान राशि। इसमें अगर मुख्य पॉइंट की हमें बात करें तो इसमें जो है कुल यहाँ पे दिया हुआ है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है अनुदान दिया जाता है, जो किसके लिए है, ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए। और कुल अनुदान इतना दिया गया है 1112 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, ये कुल मिलाकर ये बात किया गया है और ये दूसरी किस्त है। तो इसमें आगे पॉइंट हम देखते हैं। तो आगे है इसके अलावा जो है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल को अनुदान दिया गया है, ये है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख सकते ये है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा जो अनुशंसा, ये जो अनुदान जो होता है, इस अनुदान में कुल 2 भाग होते हैं, जिसमें एक 60% भाग होते हैं जिसपे जो है शर्त से संबंधित होते हैं और 40% भाग जो है अनुदान बिना शर्त के दिए जाते हैं। तो 60% भाग ये शर्त के अनुसार दिया गया है। और 2 महत्वपूर्ण सेवा के लिए दिया जाता है। तो इसमें कौन सा है, पहला सेवा है स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त ODF का दर्जा और पेयजल की आपूर्ति के साथ। दूसरा पॉइंट है वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रण। ये 2 पॉइंट है, स्वच्छता, ODF और पेयजल की आपूर्ति के लिए। और दूसरा पॉइंट वर्षा जल का संरक्षण और पुनर्चक्रण के लिए बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। इसके अलावा आगे इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि 60% राशि जो है प्राथमिकता ये शर्त पे दिया जाता है और 40% बिना शर्त के इसके लिए दिया जाता है। आगे है जमुई के जाबिर अंसारी ने कराटे चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यह है जमुई के जाबिर अंसारी को मिला है। ये कहाँ पे हुआ था ये आपको ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में है। ये चैंपियनशिप जो है हरियाणा में हुआ था, तो जिसने जाबिर अंसारी ने कांस्य पदक जीता है। पटना विश्वविद्यालय की ओर से ये खेले थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 75 किलोग्राम में इन्होंने खेला है। इसमें और कुछ खास नहीं है। और ये जो है पटना विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के छात्र हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं। कराटे 2015 से ये खेल रहे हैं। आगे है औद्योगिक भूमि के निबंधन में वह स्टाम्प शुल्क पूरी तरह से माफ़ हो जाएगा।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि औद्योगिक भूमि का जो निबंधन किया जाएगा उसमें स्टाम्प शुल्क पूरी तरह से माफ़ किया जाएगा। हाल ही में जमीन लागत को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। औद्योगिक भूमि प्रबंधन और स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ़ करने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है और जो कि 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य आपको पता ही है कि ज़मीन उपलब्ध कराना है उद्योग लगाने के लिए, ज़मीन सस्ती उपलब्ध कराया जा सके, आसानी से अधिग्रहण किया जा सके, इसके लिए यह कार्य किया जा रहा है। और इसके लिए जो है बियाडा को आवंटित भूमि के निबंधन पर निबंधन शुल्क अब नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि बियाडा भूमि जो अधिग्रहित करती है तो इसे जो निबंधन शुल्क यानी कि स्टाम्प ड्यूटी अब आपको नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए ये बात कहा गया है। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। आगे है बिहार दिवस। तो बिहार दिवस आपको पता है कि 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है, 22 मार्च को मनाया जाता है और इस अवसर पर 100 ड्रोन की सहायता से लेजर शो का आयोजन किया गया था। और इसमें और है सांस्कृतिक गौरव गाथा को प्रदर्शित किया गया था। इसमें पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति का संदेश भी दिया गया था। तो ये पॉइंट हो सकता है कि पर्यावरण से इसमें बिहार दिवस, इस बार बिहार दिवस के अवसर पर क्या संदेश दिया गया था, तो यह है पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति। बाकी इसमें पता ही है आपको कि बिहार का गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को, ठीक है, और उसके बाद अलग हुआ था झारखंड 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। अगला है बिहार शहरी आयोजन का विकास तथा विकास संशोधन विधेयक। इसमें मुख्य बात क्या है, इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें जो है अधिग्रहण जो जमीन किया जाता है उसमें जो है बाध्यता जो है सहमति के लिया जाता था पहले मालिकों से, तो उसकी बाध्यता इसमें जो है इस विधेयक के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। इसमें कुल पहले बात यह थी कि 80% ज़मीन मालिकों की सहमति, जिसकी 80% ज़मीन मालिकों की सहमति लेना पड़ता था, जो कि अब नहीं लेना है। बस यही बात है कुल मिला के इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपको। आगे है बिहार शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ है। तो आपको पता ही है संशोधन इसमें हुआ है और बार बार होते रहता है। इसके अलावा इसमें 16 में लागू हुआ था। अब पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये कुल मिलाकर बात ये है कि पहले जेल में सरना पड़ता था, लेकिन अब आप जुर्माना देकर आप छूट सकते हैं जेल से, ठीक है, ये बात है। इसके अलावा इसमें अगर कोई व्यक्ति मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है तो तुरंत गिरफ्तार कर नज़दीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा और शराब की थोक बरामदी किसी ऐसी अस्थायी परिसर से होती है जिसे सीलबंद नहीं किया जा सकता तो कलेक्टर के आदेश से परिसर को ध्वस्त किया जा सकता है, ये बात है। तो आइए अब देखते हैं अप्रैल मंथ का। तो अप्रैल मंथ में हमारा न्यूज है बिहार सरकार द्वारा श्रमिकों की ट्रैकिंग का निर्णय लिया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें विशेष करके ये इसमें है कि ट्रैकिंग के लिए पोर्टल बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा कि श्रमिकों की जो है कौशल के आधार पर उसका आकलन किया जाएगा और उस अनुरूप उसे रोजगार दिया जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि 15 लाख मजदूर जो है बाहर से लौटे हैं उसे स्वरोजगार किसी तरह का दिया जाएगा स्किल के अनुसार। ये कुल मिलाकर बात ये है। और 60,000 युवक को रोजगार मिलेगा इसके तहत और 18 क्लस्टर बनाकर कोरोना काल में जो है बिहार से लौटे जो युवक रोजगार हैं बेरोजगार युवक को जो है रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। कुल मिलाकर ये बात था इसमें कि श्रमिकों की ट्रैकिंग, कुछ खास नहीं था। अगला है सांप काटने से मौत पर परिजन को मिलेंगे 4 लाख रुपये। तो ये कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बस ये आप देख सकते हैं कि 4 लाख रुपये मिलेगा। आगे है बिहार राज्य सूचना आयोग के 2 नए सूचना आयुक्त ने शपथ ली है। तो इसमें ये यहाँ पे देखिए कि राज्यपाल श्री फागू चौहान ने फूलचंद चौधरी और त्रिपुरी शरण को 2 जो है सूचना आयुक्त है तो इसे राज्य सूचना आयुक्त के तौर पर इसे शपथ दिलाया गया है। बस ये और है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। इसमें फूलचंद चौधरी नाम याद रखना है और त्रिपुरी शरण को जो है सूचना आयुक्त के तौर पे बिहार में नियुक्त किया गया है, ठीक है। बस ये
शपथ दिलाया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है बिहार सूचना आयुक्त 2006 में इसका स्थापना हुआ था, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत की गई है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये मतलब नेशनल पॉलिटी का हिस्सा है ये, कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत इसकी शपथ दिलाई गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो है मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त सूचना आयुक्त के 3 पद हैं। तो 3 पद में 2 पद अभी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण, ठीक है। और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो IAS अधिकारी नरेंद्र कुमार सिन्हा। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं श्री नरेंद्र कुमार सिन्हा। आगे है बिहार विधान परिषद। इसके बारे में क्या है कि कुल 24 सीट को चुनाव के लिए मतदान किया गया है विधान परिषद में। तो इसमें क्या है कि कुल निर्वाचक मंडल का लगभग 97.56 हिस्सा रखते हैं। कोविड महामारी के दौरान पुनर्गठित नहीं किया जा सका, इसके बाद ये हुआ है। इसके अलावा है गौरतलब है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुल आपको पता ही है कि विधान परिषद में 75 सीट है, जिसमें 63 जो है निर्वाचन होता है और 12 मनोनयन सदस्य है। और इसका कार्यकाल वगैरह आप सभी को पता ही है, इसके बारे में क्या जाने। आगे है इसके अलावा जो है यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, हालांकि अपनी पॉलिटी में पढ़ा हुआ है। तो इसके अलावा 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के माध्यम से चयनित होते हैं, इसमें नगर पालिका जिला बोर्ड के द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य जो है 3 वर्ष अध्यापन कर रहे लोग से चयन होते हैं। यहाँ पे हो जाएगा विश्वविद्यालय के हो जाएगा। और इसके अलावा 1/12 हो जाता है स्कूल के अध्यापक जो कि 3 वर्ष अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा 1/12 सदस्य यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्नातक से इससे संबंधित रहते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर ये बात है यहाँ पे। और 5 जो है कुल जो है, और बाकी जो है राज्यपाल के द्वारा नामांकन किया जाता है, ठीक है, जिसमें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा विशेष ज्ञान वाले को यहाँ पे चुनाव किया जाता है। आगे है निपुण बिहार योजना। तो इसके अंतर्गत क्या है, एक निपुण भारत अभियान भी है, एक आपको है निपुण बिहार योजना। इसके अंतर्गत को मुख्य बिंदु यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि समीक्षा बैठक में बिहार के सरकारी स्कूल में जून के पहले सप्ताह में निपुण बिहार योजना लागू करने का निर्देश दिया गया। इसके तहत क्या किया जाएगा, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, अक्षर पहचानने वाले, उसका अर्थ बताने वाले, जोड़ घटाव, सापेक्ष, संख्यात्मक क्रियाकलाप को में दक्ष बनाया जाएगा। ये पढ़ने लिखने में, अक्षर पहचानने में, उसका अर्थ बताने में व्यवस्था किया जाएगा इसके तहत, निपुण बिहार योजना के तहत। और इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की अध्यक्षता में टास्क फोर्स जो है गठन किया गया है। और इसका मुख्य रूप से कितना से कितना कक्षा के विद्यार्थी आएंगे ये ध्यान रखना है आपको। इस नीति के तहत मुख्य रूप से पहली से तीसरी कक्षा के तहत, ठीक है, पहली से तीसरी कक्षा के तहत आएगा, इसका कुल है, ये बात है इसमें। और निपुण भारत में कितना है, आपने ध्यान दिया होगा, निपुण भारत में कितना है, 3 से 9 तक का है, ठीक है, 3 से 9 वर्ग के तक का है। इसमें कुल मिलाकर आपको ध्यान ये रखना है कि निपुण बिहार योजना में कुल मिलाकर हमको लगता है कि पूछने का इसमें ये जो है पहली से तीसरी कक्षा और तक के स्टूडेंट को इसमें जो है कवर किया जाएगा। इसके अलावा निपुण भारत इसमें जो है 3 से 9 तक की कक्षा को शामिल किया गया, ये ध्यान रखना है बस। आगे है राज्य जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बिहार। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में क्या है, क्या स्थान है बिहार का, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है बिहार का रैंक 15वीं है, जबकि स्कोर 38.3 है। तो ये ध्यान रख सकते हैं दोनों। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक, तो इसमें बिहार का स्थान 15वां, जबकि स्कोर है 38.3।
आगे है, यह सूचकांक 2019-20 के आंकड़े के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो ये भी एक पॉइंट आधार आप रख सकते हैं कि ये भी पूछा जा सकता है कि यह आंकड़े जो है 2019-20 के आधार पर तैयार किया गया है। तो और ये सूचना का आधार जो है कुल 6 मानक पर आधारित है, जिसमें जो है डिस्कॉम का प्रदर्शन, उसके बाद ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण स्थिरता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, नई पहल तथा पहुँच, वहनीयता एवं विश्वसनीयता के आधार पर ये जो है किया गया है, ट्रैक किया गया। इसके अलावा विभिन्न मानक के संदर्भ में बिहार का स्थान है, यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्कॉम का प्रदर्शन 61.3 स्कोर है ये, ठीक है, ये देख स्कोर है। उसके बाद वहनीयता विश्वसनीयता 45 स्कोर है। पर्यावरण स्थिरता 33, ये सब कुछ खास नहीं है, बस ये आपको कुल मिलाकर यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि रैंक क्या है और स्कोर क्या है बिहार का राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में। तो ये है 15वां रैंक और स्कोर है 38.3। बस आगे है बाबा केवल धाम राजकीय मेला। तो ये कहाँ लगता है? तो ये समस्तीपुर के मरेवा प्रखंड, तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं। और श्री नीतीश कुमार के द्वारा 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राजकीय मेले का उद्घाटन किया गया है। ये लगता है आपको समस्तीपुर में, ये ध्यान रखना है बस। इसके अलावा ये जो मेला जो है निषाद समाज का राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाला, निषाद समाज का जो है राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाला सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, ये धार्मिक मेला है, ठीक है। इसके अलावा यह जो है चैत्र मास के नवरात्र में सप्तमी तिथि से शुरू होकर 10वीं तक आयोजित किया जाता है। बस इसके अलावा इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें कुल मिलाकर इसमें ध्यान क्या रखना है कि बाबा केवल धाम राजकीय मेला जो है लगेगा समस्तीपुर में, ठीक है। आगे है बजट खर्च करने के मामले में बिहार 6 अग्रणी राज्य में सूची में शामिल हो गया। मतलब बजट में कितना खर्च किया जाता है, तो ये 6ठा स्थान पे बिहार कुल भारत में जो है 6ठा स्थान पे है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 5 राज्य कौन कौन है 6ठा स्थान के अलावा? 5 राज्य में कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात, ये 5 राज्य है। तो उसके अलावा 6ठा स्थान पे बिहार है, ध्यान रखना है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री जो है विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा 2005 में राज्य सरकार 25,000 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाती थी। आमदनी में 4 अंकों की ही समिति थी और वर्तमान में 56,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। 25,000 से 56,000 तक पहुंच गई है, कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है यहाँ पे। और इसमें जो है जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल की तुलना में 17% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा निबंधन कर में 107%, ट्रांसपोर्ट और खान भूतत्व में पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है, ये बताया जा रहा है। तो इसमें जो है क्या कहा जा रहा है कि बजट खर्च के मामले में 6ठा स्थान है बिहार का। और यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि 2005 में 25,000 करोड़ रुपये था और वर्तमान में 56,000 तक पहुँच गई है। और जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल की तुलना में 70% की बढ़ोतरी बिहार में दर्ज की गई है, ये कुल मिलाकर ये बात है। आगे है बांका और पटना जिले में पुरातात्विक संरचना के लिए जीपीआर का सर्वेक्षण। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है बिहार विधान परिषद में दिलीप जायसवाल बने उप मुख्य सचेतक। तो ये इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ हो सकता है कि बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह अभी नहीं है, पहले जो थे, ठीक है। इसके आदेश पर दिलीप जायसवाल को उप मुख्य सचेतक और नीरज कुमार एवं रीना देवी को सचेतक बनाने के लिए अधिसूचना जो है जारी कर दिया गया है। बस इसमें यही है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है इसमें। आगे है, ये इम्पोर्टेंट है न्यूज़। तो ये है बिहार में लोहार जाति से छीना अनुसूचित जाति का दर्जा। तो बिहार के जो लोहार जाति थे तो इससे एसटी का जो है टैग छीन लिया गया है। तो ये कुल मिलाकर ये बात है कि 21 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार द्वारा आदेश जारी कर लोहार जाति से शेड्यूल ट्राइब का दर्जा वापस ले लिया गया है। प्रदेश ने यह निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया है। तो ये आपको ध्यान रख सकते हैं कि लोहार जाति को एसटी से टैग छीन लिया गया है, क्योंकि आदेश था सुप्रीम कोर्ट का।
तो लोहार जाति को वर्ष 2016 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी यानी कि ईबीसी, तो ईबीसी की श्रेणी से हटाकर अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था। प्रदेश सरकार के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और इसके लिए इसको निरस्त करने का आदेश आया है। तो कुल मिलाकर ये बात है कि लोहार जाति से एसटी का टैग यहाँ पे छिन गया। आगे है एल्बेंडाजोल। तो इसमें क्या है, बिहार में मुंगेर में शाह जुबैर मध्य विद्यालय घोरघट में एल्बेंडाजोल दवा खिलाने से 50 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए, ये मामला आया है। तो आपको पता है कि एल्बेंडाजोल कृमि के लिए है, कृमि मुक्ति के लिए है। इसके अलावा इसमें जो है इसमें कुछ खास नहीं है। एल्बेंडाजोल दवाई का नाम पता रखना है, आपको ध्यान रखना है कि क्या है, कृमि मुक्ति के लिए ये है, ठीक है, दिया जाता है। अगला है बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव। 23 अप्रैल 2022 को केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव को संबोधित किया है। और ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है, इसमें जो है 164वां विजय उत्सव मनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बाबू वीर कुंवर सिंह का 164वां विजय उत्सव मनाया जा रहा है और इसमें जो है कुल जो है 77,993 झंडे, यानी कि कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि 78,000 झंडे फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। और इसके अलावा तो पता ही है, इसके जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह में ये शामिल हुए थे। अगला है बिहार संग्रहालय समिति की नवगठित शासी निकाय की पहली बैठक आयोजित हुई है। तो इसमें क्या है कि इसमें निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया हमारे पास कि बिहार संग्रहालय समिति द्वारा गठित किया गया है, तो 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जा रहा है, तो 7 अगस्त को। इसके अलावा उसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद दरभंगा को मखाना हब बनाया जाएगा, इसके लिए ये लिया गया है, निर्णय लिया गया है कि दरभंगा मखाना हब बनेगा। इसके अलावा इसमें न्यूज है कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत मखाना के उत्पाद एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दरभंगा जिला को प्रधानमंत्री द्वारा राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, दरभंगा को। इस अवसर पर डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाने से मखाना और अन्य स्थानीय उत्पाद को वैश्विक निर्यात में बढ़ावा, वैश्विक व्यवसाय यानी कि निर्यात और भी दूसरे राज्य में ले जाने के लिए बढ़ावा मिलेगा, इस तरह से ये कहा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि दरभंगा को मखाना हब के रूप में विकसित किया जाएगा और यहाँ पे है कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट पे मखाना हब के लिए। मखाना के लिए कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है दरभंगा में। इसके अलावा है धान की नई किस्म हीरा को राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया गया है। धान, ये भी पूछा जा सकता है कि हीरा क्या है, तो हीरा एक धान की किस्म है। तो 27 अप्रैल को हैदराबाद में आयोजित समन्वित चावल सुधार योजना की 57वीं वार्षिक धान शोध बैठक में धान की नई किस्म हीरा का चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है। और यह किसने विकसित किया है, तो ये किया है भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के तहत। ठीक है, डॉक्टर प्रकाश सिंह के द्वारा ये किया गया है। डुमराव के वैज्ञानिक है डॉक्टर प्रकाश सिंह, ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। धान की नई किस्म हीरा और इसकी उत्पादन क्षमता आप देख सकते हैं कि 1.5 गुना है, अन्य के मुकाबले, सामान्य के मुकाबले जो है 1.5 गुना है। 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यह इसका उत्पादन है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट मंथ मई का। तो मई में काफ़ी खासा न्यूज है। तो पहला न्यूज हमारे पास है, बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विराट रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है बिहार में, तो ये बन रहा है पूर्वी चंपारण में। पहला हमारा यही हो गया पॉइंट कि पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है।
ठीक है। इसके अलावा इस पर मुख्य बिंदु आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें है कि इसका निर्माण किया जा रहा है कि टावर ऑफ टेम्पल्स के आधार पर, परिकल्पना के आधार पर इसका निर्माण किया जाना है। और इसमें कुल 15 शिखर होंगे, जो जिसमें सबसे ऊंचा 270 फुट, ठीक है, फुट है ना कि मीटर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे फुट है, कन्फ्यूजन करने के लिए दे सकता है आपको 270 मीटर, ठीक है। 270 फुट का 15 शिखर इसमें बनाया जाएगा। मंदिर के आगे शिवलिंग स्थापित किया जाएगा और उसके पीछे भगवान राम की पूजा करने की मुद्रा वाली मूर्ति, मतलब भगवान राम की जो है जो पूजा करने वाली मतलब मुद्रा है, उसमें उसकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। और दाहिने ओर हनुमान जी की झुकी हुई मुद्रा में मूर्ति स्थापित किया जाएगा। इन मूर्तियों के सामने 200 फीट की दूरी पर अशोक वाटिका जैसा माता सीता का मंदिर निर्मित होगा, ठीक है, 200 फीट दूरी पर। बस ये कुल मिलाकर इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि विराट मंदिर कहाँ निर्माण होना है आपको पूर्वी चंपारण केसरिया प्रखंड में। और दूसरा पॉइंट इसमें ये कह सकते हैं कि 15 शिखर इसमें होंगे और सबसे ऊंचा वाला शिखर 270 फुट का होगा। बस ये 3 पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं बस। इसके अलावा बिहार में पक्षी गणना के आंकड़े जारी किए गए हैं, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो 2 फरवरी 2022 में शुरू की गई यह गणना पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और इसके सहयोग कौन किए थे, इसमें वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था ने इसमें सहयोग किया था। बिहार के पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय और वेटलैंड इंटरनेशनल के सहयोग से ये जो है पक्षी गणना बिहार में किया जा रहा है। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो राज्य के कुल 68 जलाशय में पक्षी गणना की गई है, जिसमें कुल 202 प्रजाति पाई गई है। तो पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि 68 जलाशय में पक्षी की गणना हुई है, जिसमें 202 कुल पक्षी की प्रजाति पाई गई है, जिसमें कुल पक्षी की संख्या ये याद रखने की जरूरत हालांकि है नहीं, 45,173। बस एक बार देख लीजिए 45,173 कुल पक्षी की संख्या। बस ये आपको ध्यान रखना है कि 68 जलाशय में हुई है गणना और 202 प्रजाति पाई गई है। इसमें 80 प्रजाति जलीय पक्षी की है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा पक्षी कहाँ मिला है, तो ये गोगाबिल झील, आपको पता ही है कहाँ पे है गोगाबिल, कटिहार में, इंदिरापुरी बैराज और नागी नकटी डैम में, ठीक है। इस तरह से जो आप ध्यान रख सकते हैं सबसे ज़्यादा और सबसे कम गोगाबिल में, इंदिरापुरी में और नागी नकटी में ये किया गया है। इसके अलावा इसके बावजूद पक्षी की संख्या में राज्य के मगध प्रमंडल में स्थित अत्यंत चिंताजनक है। मगध प्रमंडल के स्थिति जो है अत्यंत चिंताजनक है। उदाहरण के लिए कुल महादेव डैम के मात्र 3 और सीता डैम में 24 पक्षी मिले हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि कुल महादेव डैम ये जो है मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो उसमें मात्र 3 प्रजाति मिला हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि पक्षी गणना के आंकड़े 68 जलाशय, 202 प्रजाति और 45,173 पक्षी की गणना हुई है। और इसमें जो है 80 प्रजाति जलीय है और सबसे ज़्यादा है गोगाबिल में और इंदिरापुरी बैराज में और नागी नकटी डैम में। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन प्रहार, तो ऑपरेशन प्रहार आपने पढ़ा होगा कि ऑपरेशन प्रहार ये जो है बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल में अभियुक्त के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर ये बात इसमें है कि शराब जो पीने वाले हैं उसके लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है और अप्रैल में 8,859 की गिरफ्तारी हुई है, ठीक है। तो ऑपरेशन प्रहार क्या है, पुलिस से संबंधित है, जो कि शराब जो पीते हैं उसको गिरफ्तार किया जा रहा है इसके तहत। और इसके तहत जो है शराब को भी जब्त किया जा रहा है जहाँ भी मिल रहा है। तो इसका कुल मिलाकर ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ऑपरेशन प्रहार जो है शराब पीने वाले के लिए है और शराब के लिए है, शराब को बरामद करने के लिए, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है। इसके अलावा है बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में जीता गोल्ड, ये इम्पोर्टेंट है।
वैशाली के हैं ऋतिक आनंद, जो कि ब्राज़ील में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो ब्राज़ील में कौन सा खेल था, तो 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में, तो 24वें समर डेफ ओलंपिक हुआ था, डेफ ओलंपिक जो कि ब्राज़ील में हुआ था, तो उसमें ऋतिक आनंद के द्वारा गोल्ड जीता गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैशाली के हैं ऋतिक आनंद। ब्राज़ील में डेफ बैडमिंटन टूर्नामेंट इवेंट में, तो ये भी एक ध्यान रख सकते हैं कि ऋतिक आनंद कौन से खेल खेलते हैं, ये बैडमिंटन खेलते हैं और स्वर्ण पदक देश के लिए इन्होंने लाया है। इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें और भी बताया गया है कि 2019 में भी इन्होंने जीता था। ठीक है, मतलब मिक्स डबल में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, जो कि इस बार जो है 24वें डेफ ओलंपिक में इन्होंने जीता है गोल्ड। ये ध्यान रखिएगा, ऋतिक आनंद बैडमिंटन खिलाड़ी है। आगे है, देश के पहले पशु विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। तो ये कहाँ पे है, इसका स्थान आपको ध्यान रखना है। पटना में पशु विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। बाकी इसमें इसी ये सब पूछा नहीं जाता है, हालांकि 889 करोड़ रुपए के लागत से बना हुआ है। इसके अलावा फिलो पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो फिलो पोर्टल क्या है, तो शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए फिलो ऐप का आरंभ किया गया है। तो फिलो पोर्टल क्या है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये कक्षा 9 से 12 तक के 45 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। तो इसके लिए जो है कक्षा कौन से निर्धारित किया गया है, तो 9 से 12 तक, बस ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलो पोर्टल 9 से 12 कक्षा के लिए है। इसमें क्या होगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार पर शिक्षा दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर बात यहाँ पे ये है। और इसके बारे में थोड़ा सा ये भी जानकारी ले सकते हैं कि फिलो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दोस्त। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि फिलो डिजिटल प्लेटफॉर्म निःशुल्क है और ऐप पर सवाल पूछते ही 60 सेकंड के अंदर जो है ट्यूटर जुड़ेंगे और सवाल का जो हल बताएंगे। ये बात है इसमें, डिजिटल माध्यम से ये जो है सवाल को हल करने के लिए, और जो भी परीक्षार्थी का समस्या होता है उसको हल किया जाएगा। तो इसमें क्या है, इस ऐप में आपके मुख्य बात ये भी देख सकते हैं, जेईई मेंस नीट की भी तैयारी इस ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, बिहार में महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में सेकेंड स्थान आया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं NHFS 5 के अनुसार संबंधित आंकड़े जो जारी किए गए हैं, इसमें जो है यहाँ पे दूसरा स्थान मिला है, जो कि कर्नाटक के बाद सेकेंड स्थान पे आता है। कर्नाटक में महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा सेकेंड स्थान पे हमारा बिहार है, जबकि लक्षद्वीप में सबसे कम घरेलू हिंसा महिला के खिलाफ होता है, ये बताया गया इसमें। इसके अलावा इसमें कुछ और इसके बाद कुछ खास नहीं है। इसके बाद देखते हैं, मशरूम उत्पादन में देश में नंबर 1 पे आ गया है बिहार। यह तो आपको पता होगा कि उड़ीसा को पीछा छोड़ते हुए जो है मशरूम उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे आ चुका है। तो इसमें जो है मशरूम उत्पादन जो हुआ, कुल देश में जो है 10.82% सिर्फ बिहार में उत्पादन हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पिछले वर्ष बिहार में 23,000 टन मशरूम का उत्पादन हुआ, वहीं 3 वर्ष पहले राज्य मशरूम उत्पादन में 13वें पायदान पे था। देखिए कितना प्रोग्रेस किया है, आप देख सकते हैं कि 13वें पायदान से फर्स्ट पायदान पे। ठीक है, इसके अलावा आगे न्यूज है, बिहार इन्वेस्टर समिट, ये दिल्ली में आयोजित किया गया था मई 2022 में। इसमें मुख्य पॉइंट हम अगर बात करें तो इसमें जो है 110 कंपनी ने भाग लिया था और इसमें इन्होंने निवेश की इच्छा जताई है बिहार में। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, मोबाइल निर्माण, FMCG, टेक्नोलॉजी और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये कुल मिलाकर ये बात है कि बिहार में इन्वेस्टर समिट हुआ जिसमें 110 कंपनियां शामिल हुई। 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं।
इसके अलावा दिल्ली के बाद मुंबई, कोलकाता, देख लिए यहाँ पे मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, इस तरह का इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। ये ध्यान रख सकते हैं कि इसके बाद जो है मुंबई में होगा, उसके बाद कोलकाता में होगा, उसके बाद अहमदाबाद में। कम से कम 3 याद रखिएगा कि दिल्ली के बाद मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद में किया जाएगा। और इसका अंतिम समिट आयोजन बिहार के राजधानी पटना में होगा, जिसमें जो है AMU साइन किया जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य ने 5 लाख लीटर इथेनॉल का क्षमता का एक प्लांट आरा में बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा 3 प्लांट तैयार हो चुके हैं, जबकि 5 अन्य का काम जारी है। ठीक है। इसके अलावा राज्य के 16 इथेनॉल कंपनियों को काम करने की अनुमति दी गई है, जो विभिन्न विकास के विभिन्न चरण में अवस्थित है और ये काम जारी है। ठीक है, आगे देखते हैं। पटना में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन का होगा विद्युत सुरक्षा ऑडिट। विद्युत सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। जो आपको पता है कि एक बिल्डिंग में विश्वेश्वरैया बिल्डिंग में जो आग लगी थी, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। इसके बाद ये लिखने की सरकार यह फैसला विश्वेश्वरैया भवन में 11 मई को भीषण आग लगने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है किया गया था। और इसमें क्या है कि 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली बिल्डिंग का विद्युत सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। और यहाँ पे मूल्यांकन यहाँ पे किया जाएगा कि सुरक्षा से संबंधित क्या बरती जा रही है, इसमें सावधानियाँ। ठीक है, आगे है गया के नाम गयाजी रखने का प्रस्ताव पारित हो गया है, और जो प्रस्ताव पास हो चुका है ये बोला जा रहा है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये आपको पता ही है। इसके अलावा गिराई जाएगी पटना कलेक्ट्रेट की 350 साल पुरानी इमारत। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे अवस्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की राजधानी पटना कलेक्ट्रेट कार्यालय को 350 साल पुरानी इमारत को गिराने की इजाज़त दे दी गई है। बस ये है। और इसके बारे में अगर जानकारी यहाँ पे दिया नहीं है खास करके। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि इसका इस्तेमाल अंग्रेज अफीम और नमक भंडारण के लिए किया करते थे। इस बिल्डिंग का नमक और अफीम भंडारण के लिए यूज होता था पटना कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग। बिहार के सभी ग्राम पंचायत की होगी अपनी वेबसाइट, ये लिया गया है निर्णय। पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए व्यापक वेबसाइट को विकसित करने का निर्णय यहाँ पे बेल्ट्रॉन के द्वारा लिया गया है। इसके अलावा इसमें क्या है, बिहार पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी की विभाग को विभिन्न सरकारी एजेंसी से कोटेशन मिलने के बाद 8,387 ग्राम पंचायत का जो है वेबसाइट विकसित किया जाना है। शुरू काम हो गया है इसका। इसके अलावा उसकी कुछ खास नहीं है। इसके अलावा है संजीवनी पोर्टल, ये क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित है, आपको पता है। तो इसमें है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि 14 महीने में प्रदेश के करीब 13 लाख लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल का इस्तेमाल किया है। कुल मिलाकर ये बात है। ये टेलीमेडिसिन से संबंधित है और इंटरनेट के माध्यम से ये परामर्श लिया जाता है इसके तहत। तो इसमें जो है क्या है, राज्य के सभी 38 जिलों में 12,89,602 लोगों ने ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श लिया है और उसका उपचार करवाया गया है। ये बात है। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये जो है लॉन्च किया गया था पेंडेमिक के दौरान। ठीक है, बस ये कुल मिलाकर बात ये है कि ये भी संख्या पूछा जा सकता है कि 13 लाख लोगों ने संजीवनी पोर्टल का फायदा उठाया है। ठीक है, जो कि टेलीमेडिसिन से संबंधित है। बिहार में अगला न्यूज है, बिहार में लागू होगी ई विधान प्रणाली। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोक उपक्रम समिति के द्वारा
निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो ई विधान प्रणाली लागू है, आपको पता है कि यहाँ वहाँ बहुत पहले से ई विधान प्रणाली लागू है, तो उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन बिहार में किया जाना है। कुल मिलाकर बात ये कहा जा रहा है यहाँ पे। और ये पेपरलेस सुविधा होता है, पेपरलेस विधानसभा का संचालन इसके माध्यम से किया जाता है। तो इसमें जो है कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में ई विधान प्रणाली 2014 से ही वहाँ पे लगा हुआ है, जिससे राज्य को 15 करोड़ रुपये वार्षिक बचत होती है। तो ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का ई विधान प्रणाली बिहार में लागू किया जाना है। बस आगे है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जारी किया गया है बिहार की सरकार के द्वारा। और इसमें क्या है कि इसमें है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति सहित कुल 18 प्रस्ताव इसमें जो है निवेश के तहत स्वीकृत किए गए हैं। और इसके माध्यम से जो बिहार वस्त्र और चर्म उद्योग के क्षेत्र में एक हब के रूप में स्थापित करने का इसका योजना है। इसके तहत बिहार में वस्त्र एवं चर्म उद्योग को निवेश के इच्छुक उद्यमी और निवेशक को राज्य सरकार 10 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। ये कहा जा रहा है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत 10 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। और इसमें ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 18 प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं। बिहार के 2 स्थान पर बनेगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ये तो आपको पता ही होगा कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किया जाएगा। और इसके जानकारी के अनुसार फुलवड़िया में 20 मेगावाट व दुर्गावती में 30 मेगावाट, फुलवड़िया में 20 मेगावाट और दुर्गावती में 30 मेगावाट क्षमता का प्रस्तावित प्लांट नवादा के फुलवड़िया डैम रजौली के समीप है। तो ये कहाँ लगा जाना है? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट नवादा में, ये ध्यान रखना है। फुलवड़िया में 20 और दुर्गावती में 30, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इस डैम की ऊंचाई 46.3 मीटर है और लंबाई 1615 मीटर के आसपास है। इसके अलावा आपने पहले से पढ़ा होगा कि दरभंगा और सुपौल में पहले से ही लगाया जा चुका है। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। इसके अलावा बिहार सरकार ने दी जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने भंडार की खोज की अनुमति। ठीक है, तीसरी तो आपने पढ़ा ही होगा, इसमें कुछ खास है नहीं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित 222 मिलियन टन जो है यहाँ पे सोने का भंडार जमुई ज़िले में मौजूद है। जैसे कि आपने बिहार स्पेशल में पढ़ा होगा कि जमुई में करमटिया खान है, तो करमटिया खान के आसपास ही ये अवस्थित है। ठीक है, इसके अलावा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 30 मई 2022 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में कवयित्री, ये इम्पोर्टेंट है, कवयित्री सागरिका राय का काव्य संग्रह को अनहद स्वर का लोकार्पण हुआ है। ये इम्पोर्टेंट देख सकते हैं कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में कवयित्री सागरिका राय के काव्य संग्रह को, जो कि है अनहद स्वर, उसका लोकार्पण हुआ है। ये ध्यान रख सकते हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की हिंदी सेवी संस्था है, जिसकी स्थापना जो 1919 में मुजफ्फरपुर में हुई है। और इसकी स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ श्रीयुक्त जगन्नाथ प्रसाद की विशेष भूमिका रही है। इसकी स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री जगन्नाथ प्रसाद के द्वारा इसके द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिया गया था और स्थापना भी किया गया था। ये कुल मिलाकर यहाँ पे बात किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं कि इसका नाम क्या है, सागरिका राय के काव्य संग्रह अनहद स्वर का लोकार्पण किया गया है। करंट अफेयर्स, इसमें काफ़ी खासा अच्छा न्यूज है। तो पहला इसमें न्यूज है, बिहार में होगी जातिगत जनगणना। तो इसके बारे में आपको पता होगा कि 1 जून 2022 को बैठक बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक हुई थी। तो इसमें निर्णय ले लिया गया कि ये जो है जातिगत जनगणना होने वाली है बिहार में, जो कि पूरे इंडिया में सेकेंड राज्य होने वाला है। ये भी ध्यान रख सकते हैं कि पूरे इंडिया में बिहार जो है जातिगत जनगणना करने वाला सेकेंड राज्य है। ठीक है, इससे पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें पॉइंट क्या है, इसके पक्ष में क्या तर्क दिया गया था।
तो इसमें है कि जातिगत जनगणना कराने का उद्देश्य लोगों को आगे बढ़ाना है। जातिगत मतलब दृष्टि से आपको देखना है कि किस राज्य को क्या कितना विकास हुआ नहीं हुआ है, तो उसको जातिगत के हिसाब से उसको आगे आगे लाना है। इसका मुख्य लक्ष्य ये प्लस में पॉइंट दिया गया था इसमें। तो इसके अलावा इसमें कुछ खास है क्या है, हालांकि इसमें जो है सीएम के द्वारा जो कहा गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू किया जाना चाहिए, तो ये जो है इनकार कर दिया गया था। और इससे पहले बिहार सरकार द्वारा कई बार जो है जातिगत जनगणना के लिए अध्यादेश मतलब आदेश जो है बिहार विधानमंडल द्वारा पारित किया जा चुका था, फिर भी यहाँ पे लागू नहीं हो रहा था। फिलहाल मतलब कुल मिलाकर यह बताया जा रहा है कि 1 जून 2022 को ये अब स्वीकृत हो चुका है, अब बिहार में होगा। इसमें कुल खर्चे की बात करें तो इसमें दिया नहीं है खर्चा कितना होगा, लेकिन इसमें कुल जो है अगर इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन दूसरे में दिया हुआ है तो कुल खर्चा जो है 500 करोड़ आने वाला है, ठीक है, जातिगत जनगणना में बिहार में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बात किया गया है कि 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी। हालांकि 2011 में भी हुआ था सोशियो इकोनॉमिक जनगणना सेंसस के तौर पे, लेकिन उसका आंकड़ा जो है सार्वजनिक नहीं किया गया था, तो ये कहा जा रहा है। तो अब कुल मिलाकर यही आप ध्यान रख सकते हैं कि 31 में हुई थी लास्ट जनगणना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होने वाली है। अगला है बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग दिलाने की कोशिश में जारी है सरकार के द्वारा। तो ये क्या है कि नाबार्ड के महाप्रबंधक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि नाबार्ड बिहार के खुरमा, तिलकुट, बालूशाही को जीआई टैग दिलाने में मदद करेगा। कौन मदद करेगा? नाबार्ड। तो सुनील कुमार ने बताया कि जीआई टैग दिलाने हेतु नाबार्ड की इन मिठाई की विशेषता और उनके स्रोत के आधार पर जानकारी प्राप्त करने के बाद ही इसके लिए आवेदन किया जाना है, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ पे है या नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे पहले सर्च किया जाएगा। हालांकि बिहार में गया का तिलकुट, ठीक है, गया का तिलकुट, सीतामढ़ी की बालूशाही और भोजपुर जिले के खुरमा काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि गया का तिलकुट फेमस है, सीतामढ़ी का बालूशाही और ये जो है भोजपुर का खुरमा। इसके अलावा आपको पता ही है कि जीआई टैग प्रदान किए जा चुके हैं बिहार के कई उत्पाद को। तो जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही, पान शाही, लीची, मधुबनी पेंटिंग, पिपली कार्ड, सिक्की घास, ये वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आपको पता होगा। अगला न्यूज है गिद्धेश्वर पर्वत पर मिले पुरातात्विक अवशेष। तो ये सबसे पहली बात है कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि गिद्धेश्वर पर्वत है कहाँ पे। तो सबसे पहले ये आपको देखना है कि जमुई जिला के जिलाधिकारी यहाँ पे अवस्थित है। तो अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्वेषण में भगवान महावीर से संबंधित है ये, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं कि गिद्धेश्वर पर्वत जो है भगवान महावीर से संबंधित है और ये जमुई जिला में है। 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ है? जमुई जिला में, और संबंधित है ये भगवान महावीर से, ठीक है। 3 पॉइंट आप ध्यान रखिए, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। आगे है बिहार के 2 जिलों में पेट्रोलियम का भंडार की खोज ओएनजीसी को मिली मंजूरी। मतलब ओएनजीसी यहाँ पे खुदाई करेगा 2 जिले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, समस्तीपुर और बक्सर। बस इसमें कुल मिलाकर 2 ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ओएनजीसी को खंड की मंजूरी मिल गई है, पेट्रोलियम भंडार बिहार में समस्तीपुर और बक्सर, ठीक है। बस उसके अलावा उसमें कुछ खास नहीं पूछा जाएगा कि वहाँ पे क्या कितना वर्ग किलोमीटर है, ये सब हमें नहीं लगता कि पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देश के सबसे बड़े स्टील ब्रिज के रूप में शुमार हुआ गांधी सेतु। तो आपको पता है कि गांधी सेतु का मतलब रिनोवेशन हो चुका है और उसमें स्टील लगा दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी और श्री नीतीश कुमार के द्वारा ये जो है पूर्वी छोर का लोकार्पण किया गया था। ये 35 साल सबसे लंबे पुल में रहे महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन 5 साल के बाद ये बनकर तैयार हुआ है। तो इसमें क्या है कि अब जो है 1 मिनट, अब जो है 15 मिनट में पटना से वैशाली की दूरी तय हो जाएगी। हालांकि पहले भी होती थी, तो इसमें फिर से नया कर बना दिया गया इसमें, और इसमें स्टील का लगा दिया गया।
और यह ब्रिज जो है 5.6 किलोमीटर लंबा है, ये आप सभी को पता ही है। और इसमें जो है 67,000 टन लोहे का इस्तेमाल, स्टील का इस्तेमाल हुआ है। और इसका लागत है 13,585 करोड़। तो ये लागत ध्यान रख सकते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है कि कितनी लागत से बनी है। तो 13,500 करोड़ इसकी लागत से 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत तैयार किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लॉन्च किया गया है बिहार की सरकार के द्वारा। तो इसमें क्या है कि इसमें मुख्य बिंदु की बात करें तो लेदर पॉलिसी में पूंजीगत अनुदान, रोजगार अनुदान, विद्युत अनुदान, फेट अनुदान, पेटेंट और कौशल विकास अनुदान समेत कई तरह के प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके तहत जो है ऋण, ब्याज, इस तरह से जितने भी अनुदान है तो उससे संबंधित है ये। और बहुत सारे छूट भी है, जैसे कि स्टाम्प शुल्क में छूट शुरुआत में जब यहाँ पे लगाया जाएगा टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी मतलब उद्योग जो लगाया जाएगा तो इसमें जो है कई तरह के छूट भी शुरुआती में दौर में दिए जाने के लिए कहा गया है। ठीक है, आगे इसमें है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, पूंजीगत निवेश की लागत पर जो है 15% का अनुदान दिया जाना इसमें निश्चित किया गया है। अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक यह अनुदान हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। तो इसमें 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। लेदर पॉलिसी आई है और इसमें जो है अनुदान 15% का अनुदान बिहार में अगर आप लगाते हैं तो और 10 करोड़ रुपये तक का यह अनुदान दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अगला है राज्यपाल में राजभवन की नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। राज्यपाल ने राजभवन की नई वेबसाइट लॉन्च की है, राजभवन की। तो इसमें क्या कुछ खास नहीं होने वाला है इसमें। ठीक है, ये सिर्फ आप जानकारी रखिए कि राज्यपाल ने राजभवन की नई वेबसाइट लॉन्च की है बस। मछली उत्पादन में बिहार देश में 4थे स्थान पर, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि 4th स्थान पे मछली उत्पादन में बिहार है। ठीक है, तो इसमें अगर कहा जा रहा है कि इसमें कि 2007-8 में राज्य में 2.88 लाख टन मछली का उत्पादन होता था, जो कि अब बढ़कर 7.62 लाख टन हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगर 2007-8 में 57 लाख टन दूध का उत्पन्न होता है, जो कि 115.2 लाख टन हो गया, जो कि आपको इकोनॉमिक सर्वे में अच्छी तरह से बताया गया है। ठीक है, तो इसमें और भी क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि सरकार के द्वारा जो है 2008 में जो कृषि रोड मैप लागू किया गया था, तो उसके बाद जो है मछली का उत्पादन रिकॉर्ड होने लगा और बढ़ोतरी लगातार इसमें बढ़ोतरी होने के बाद 4था स्थान पे आ चुका है। ये कुल मिलाकर ये कहा गया है बिहार सरकार के द्वारा। आगे है ग्राम पंचायत में डिजिटल हस्ताक्षर के बगैर नहीं होगा भुगतान, मतलब डिजिटल हस्ताक्षर होना जरूरी है ग्राम पंचायत में, तभी भुगतान होने वाला है। तो इसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पश्चिम चंपारण जिले में ग्राम पंचायत में डोंगल लागू किया, मतलब प्रोटोटाइप लागू किया गया, जिसके तहत सभी ग्राम पंचायत मुखिया सचिव को डिजिटल सिग्नेचर बनाना आवश्यक है। ठीक है, यह लागू अभी फिलहाल के लिए पश्चिम चंपारण जिले में लागू किया गया है। और इसमें जो है बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण के बीओ पंकज कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 15वें वित्त आयोग की राशि निकासी के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आवश्यक कर दिया है। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। तो इसमें है डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनवाने के चलते 1 दर्जन ग्राम पंचायत संचालन रोक दी गई है। डिजिटल साक्षरता मतलब डिजिटल जो जिन्हें नहीं बनवाया है डिजिटल सिग्नेचर उस पर रोक लगा दी गई है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। आगे बिहार में थारू और सुरजापुरी भाषा विलुप्त होने की कगार पे है। थारू जनजाति की एक भाषा होती है, तो और सुरजापुरी जो कि यहाँ पे कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बिहार में बोली जाती है, तो ये विलुप्त के कगार पे है। इसके संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा, तो इसके लिए संरक्षण के लिए कार्य किया जाना चाहिए, ये कहा गया है। तो इसमें क्या बात आगे है, इसमें क्या है यहाँ पे लिखा है थारू भाषा भोजपुरी और मैथिली के मेल से बनी थी। ये अब ध्यान रख सकते हैं, थारू भाषा जो है भोजपुरी और मैथिली के मेल से बनती है। और थारू समुदाय कहाँ रहती है, आपको पता होगा कि
पश्चिम और उत्तर पश्चिम बिहार में थारू भाषा मतलब थारू जनजाति रहती है, तो वहीं पे बोली जाती है। मैथिली और भोजपुरी का मिक्स है ये थारू, ठीक है। इसके अलावा यह थारू समुदाय मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी चंपारण जिले में बोली जाती है, तो आपको पता है। इसके अलावा सुरजापुरी बांग्ला भाषा और मैथिली और 3 का मेल है, जिसमें सुरजापुरी जो है बांग्ला, मैथिली और हिंदी का मेल से बना हुआ है। तो मुख्य रूप से किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया जैसे कि हमने बताया अभी, तो यहाँ पे मिला जाता बोली जाती है। राज्य सरकार ने कला, संस्कृति और युवा विभाग की एक शाखा के रूप में BHDS बिहार की मूर्त और अमूर्त विरासत के संरक्षण के प्रचार के लिए काम करती है। इसके तहत अब ये जो है कहा जा रहा है कि संरक्षण किया जाएगा। आगे है प्लग एंड प्ले। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल है प्लग एंड प्ले। तो इसमें क्या है कि इसमें कहा गया है कि प्लग एंड प्ले, जिसके तहत 5 जिले में प्लग एंड प्ले फ्री फैब्रिकेटेड शेड का निर्माण किया जाना है। 5 जिलों में फैब्रिकेटेड शेड का निर्माण किया जाएगा, जहां सिर्फ उद्यमी उपकरण लगाकर फैक्ट्री शुरू किया जाएगा, ठीक है। 15 करोड़ रुपए लागत से एक शेड का निर्माण किया जाएगा, तो कुल 5 जिले में लगाया जाएगा, तो 75 करोड़ का कुल यहाँ पे है। इस योजना के तहत कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल कैंपस भागलपुर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो बेला इंडस्ट्रियल एरिया, आपको पता है कि ये भी पूछा जा सकता है कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है, तो यह है मुजफ्फरपुर में। उसके बाद हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, कुमारबाग इंडस्ट्रियल एरिया पश्चिमी चंपारण, और सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बिहटा पटना में एक शेड निर्माण किया जाना है। तो ये शेड कुल जो है 5 जगह कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पश्चिमी चंपारण और बिहटा, 5 जगह है। शेड का निर्माण 6 माह के अंदर हो जाएगा, और 25 ये हमने बताया कि 75 करोड़ की निविदा इसने निकाली थी, और कुल ये 10 एकड़ की ज़मीन पर एक शेड बनेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं। आगे है बिहार के हर जिले में होगा नया ट्रैफिक पार्क। इसमें क्या है, बिहार में हो रहे रोड एक्सीडेंट को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा राज्य के सभी जिले में जो है अस्थाई ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा, और इसके लिए एक अस्थाई ट्रैफिक पार्क बनाने कहाँ पे होगा, वीर कुंवर सिंह पार्क शुरू हो गई है। कहाँ पे, इसका नाम नहीं बताया हुआ है। हर जिले में, पटना में है। यहाँ पे वीर कुंवर सिंह पार्क शुरू हो गया है, ठीक है। बनाने के लिए स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा यही था कि इसमें कुल मिलाकर ये बात है कि हर ज़िले में ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा, जिसमें जो है पटना में काम स्टार्ट हो चुका है। आगे है देखते हैं, बिहार के 5 जिले में लगेंगे 26 लाख प्रीपेड मीटर। तो ये कोई खास न्यूज़ नहीं है, आपको पता है कि 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने हैं बिहार में, पूरे बिहार में। इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएगा, तो हमने बताया हुआ था 3% शायद छूट दिया जाएगा उसको बिल में, ठीक है। आगे है बालू खनन नीति 2019 में संशोधन किया गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, फिर भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि DM ई नीलामी सह संविदा के माध्यम से राज्य के सभी जिले चिन्हित बालू घाटों के अगले 5 वर्ष के लिए बंदोबस्ती कराया जाएगा। DM के द्वारा बालू घाट की बंदोबस्ती शुल्क में पिछले वर्ष की तुलना में जो है 50% जो है वृद्धि की गई है। बंदोबस्त शुल्क जो लिया जाएगा उसमें 50% की वृद्धि किया जाएगा, और जिसमें जो है राशि जो है 10 क्या लिखा है, बंदोबस्ती में सुरक्षा की जमा जो राशि होती है तो उसको 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। इसमें कुछ खास है नहीं न्यूज़। संशोधन क्या है, बस ये कहा गया इसमें कि बंदोबस्ती शुल्क जो है उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई है बस। बिहार में 534 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो गए +2 में अपग्रेड। तो ये है न्यूज़
कि बिहार में 534 जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है +2 में अपग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, आगे है बिहार के 50 साल से अधिक उम्र वाले वृक्ष को डीएम करेंगे संरक्षण, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है बिहार के जो मुख्य सचिव है अमित सुबहानी ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ये कहा गया है कि मतलब 50 से अधिक जो है वर्ष की जो वृक्ष है उसे संरक्षण किया जाए। ठीक है, और इसके कहा गया इसमें कि बिहार हेरिटेज ट्री ऐप के माध्यम से राज्य के विरासत वृक्ष से संबंधित सूचनाएं एकत्रित किया जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया कि बिहार हेरिटेज ऐप के माध्यम से जो है जितने भी 50 से अधिक साल के वृक्ष है उसका जो है सूचना एकत्रित किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं। बिहार में राज्य बांध सुरक्षा संगठन का गठन हो गया है। तो इसमें जो है बांध बैराजों के रखरखाव के लिए, जैसे कि अभी पता है मानसून चल रहा है, तो इसमें इससे पहले ही यहाँ पे किया जा चुका है बांध सुरक्षा के लिए गठन। तो इसमें खास क्या है कि इसमें है कि 27 बांध 5 प्रमुख बैराज का निरीक्षण किया जाएगा। कुल मिलाकर इसमें ये बात है। आगे देखते हैं, अगला न्यूज है हमारा, किसान को गेहूं धान खरीद पर 10,000 करोड़ रुपए की गारंटी देगा बिहार सरकार। 10,000 करोड़ रुपए की गारंटी बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। तो कैबिनेट में जो ये फैसला लिया गया है कि धान गेहूं खरीद पर जो है 10,000 करोड़ रुपए की गारंटी दिया जाएगा। और इसमें है क्या है, यह गारंटी जो है कॉमर्शियल बैंक नाबार्ड जैसे संस्था से कर्ज लेने पर जो है यह लोन जो लिया जाएगा कॉमर्शियल बैंक और नाबार्ड जैसी संस्था से लिया जाएगा। और इसमें जो है यह बैठक में यह 13 कुल प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी गई है, ये आपको ध्यान रखना। और 94 करोड़ 5,54,000 रुपये खर्च करने की मंजूरी है। इसके तहत किसान को विभिन्न कृषि यंत्र पर 80% का अनुदान मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसमें ये है कि इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 10,000 की गारंटी देने वाला है, उसका सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि 80% जो है कृषि यंत्र पर सरकार द्वारा जो है अनुदान मिलेगा। अगला है पढ़ाई और रोजगार करने वाले दिव्यांग को मिलेगी बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये जो है राज्य भर के दिव्यांग को 10,000 बैटरी चालित ट्राईसाइकिल जो है वितरित किया जाएगा। और ये जो है पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। ये अजीब सा थोड़ा सा ये नियम है, एक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। और इसमें क्या है, इसके बाद इसमें जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होगा और डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी योग्य लाभार्थी का चयन यहाँ पे करने वाली है। मतलब डीएम के द्वारा जो है एक कमेटी गठित किया जाएगा और जितने भी उसके ज़िले में है तो उसके लिए इसका चयन किया जाएगा। और इस योजना के लिए 42 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसमें और कुछ खास नहीं है। हाँ, इसमें एक और शर्त यहाँ पर देख लेते हैं। शर्त क्या है, तो शर्त है कि राज्य सरकार में रहकर पढ़ाई या रोजगार कर रहे लाभार्थी को सालाना आय 2 लाख से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 17 साल से ऊपर और 60% मतलब डिसेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसकी जो है आर्ता है। अगला है बिहार के बगीचे में होगी मसाले की खेती। तो मसाले की खेती होने जा रही है बिहार में। इसमें आगे न्यूज है, इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इसी के तहत जो है ओल, अदरक, हल्दी का चयन किया गया है और राज्य के 12 जिलों में बगीचों में इस तरह की खेती किया जाएगा। और वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, इसमें जो है कुल 12 जिला है तो ये शामिल है। तो कुल मिलाकर इसमें आप ध्यान रखिएगा कि कुल 12 जिले में है, 12 जिले। ठीक है, 12 जिले का चयन किया गया है बगीचे के लिए। और आगे है पटना के जेपी गंगा पथ का उद्घाटन हुआ है। तो श्री नीतीश कुमार के द्वारा मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में जेपी गंगा पथ
प्रथम फेज का उद्घाटन किया जा चुका है। और ये कहाँ से है? दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक 20.5 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत है 3,831 करोड़। ठीक है। अब जेपी गंगा पथ के उद्घाटन हो जाने के बाद 1.5 घंटे का सफ़र अब 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। काफ़ी अच्छा है नियम ये। 1.5 घंटे का अब जो है 20 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। एमएसएमई अवार्ड में बिहार को मिला दूसरा अवार्ड पुरस्कार। तो ये भी आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि उड़ीसा था ना, फर्स्ट स्थान पे कौन था इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दिया नहीं है, हालांकि उड़ीसा ही होगा। तो इसमें है क्या बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय एमएसएमई 2022 का दूसरा पुरस्कार बिहार को दिया गया है। ठीक है। और 30 जून दिल्ली में आयोजित हुआ था ये आयोजन और इसमें जो है दूसरा दिया गया था। और इसमें बताया गया कि बिहार का उद्योगन काफ़ी हद तक छोटे मध्यम लघु उद्योग के विकास पे ही निर्भर है। आपको पता ही है कि काफ़ी मतलब बिहार में छोटे उद्योग लगे हैं क्योंकि बड़े उद्योग के लिए संभावनाएं कम है। इसके अलावा इसमें है उद्यमी का किरण किया जाए, हालांकि इसमें दिया नहीं है कि कौन सा प्रथम स्थान पे है, तो उड़ीसा ही है प्रथम स्थान पे। ठीक है। एमएसएमई में अगला है बिहार के 2 लाख ITI छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। तो इसमें कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बस ऐसे ही है। आगे है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमिंगला पर पहुंचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो उमिंगला पर पहुंची है कौन है? छपरा की सविता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, छपरा की है सविता महतो नाम करके है, ऐसे करके साइकिलिस्ट है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमिंगला पर पहुंच गई है। तो ये है। बाकी आगे मुख्य पॉइंट है कि उमिंगला तक पहुंचने के लिए रोथंगला, बारलाचा दारा, नाकीला, लाचुनला और तलंगला, इस तरह के जो जितने भी दर्रे हैं उसको पार करके इन्होंने वहाँ पे पहुँच के दिखाया है उमिंगला दर्रे पे। आगे है आगे इसमें क्या है कि उल्लेखनीय है कि भारत की सीमा BRO के द्वारा 2020 में चीन की सीमा के पास लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई थी और जिसे 2021 में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। और पूर्वी लद्दाख के उमिंगला दर्रे में स्थित समुद्र से ऊंचाई कितना है? ऊंचाई आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 19,300 फीट है। कुल फीट जो है 19,300 फीट पे यह रोड बना हुआ है। और इसने यात्रा किया था 5 जून से 28 जून तक। ठीक है। आगे है एयरपोर्ट के तर्ज पर मुजफ्फरपुर सहित 12 रेलवे स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। 12 स्टेशन बनने जा रहे हैं बिहार में। अच्छा, मुजफ्फरपुर सहित, तो इसमें क्या है कि 12 स्टेशन में सोनपुर मंडल के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, बरौनी, समस्तीपुर मंडल के हैं दरभंगा, सीतामढ़ी, बापूधाम, मोतिहारी, दानापुर मंडल के राजेंद्र नगर एवं बक्सर, और दीनदयाल उपाध्याय मंडल के गया, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तथा धनबाद मंडल के धनबाद एवं सिंगरौली का चयन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। केवल यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 12 रेलवे स्टेशन को मिलेंगे और जिसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है। तो आइए अब देखते हैं जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स। इसमें है पहला न्यूज है बिहार में 18 साल बाद सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा हुआ है। ठीक है। तो इसमें अभी फिलहाल में जो आपको पता है कि 30 जून मानसून सत्र का अंतिम दिन प्रस्तुत CAG की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वित्त वर्ष 2021 में 29,827 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा है। ये डाटा आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि पूछा जा सकता है कि कितना घाटा का हुआ है। तो 29,827 करोड़ रुपये का कुल घाटा हुआ है। इस रिपोर्ट में और भी क्या कहा गया है कि राज्य को 2004-05 के बाद
2005 के बाद पहली बार 11,325 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व घटा हुआ है। 2004-05 के बाद पहली बार जो है इसमें 20-21 में जो है इतना घटा हुआ है 29,827 करोड़ रुपये का। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2021 में नीतीश सरकार ने 92,668 रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं जमा किया गया है। तो ये आरोप लगाया गया है CAG के द्वारा कि 92,668 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है बिहार के CM के द्वारा, ये कहा गया है कैग की रिपोर्ट में। और रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि अधिक मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहना राशि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम को बढ़ाता है। इसका कहना है कि इसके लिए अनियमितता जो बरती गई है ये भ्रष्टाचार के रूप में सामने आ सकती है, ये कहा गया है। और अग्रिम राशि का समायोजन नहीं होना धोखाधड़ी भी हो सकता है। कैग के द्वारा ये चिंता प्रकट किया गया है। आगे है बिहार में वज्रपात का बढ़ता प्रकोप। तो इसमें क्या है कि इसमें डाटा दिया गया है कि पिछले 6 वर्ष में जो है कुल 2000 लोगों की जान जा चुकी है। और वज्रपात के लिहाज से जमुई, भागलपुर, बांका, औरंगाबाद, गया, कटिहार, पटना, नवादा, रोहतास जिले सबसे ज़्यादा जो है संवेदनशील है। हालांकि इस बार 3 जिले पटना, गया, औरंगाबाद को ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क किया गया है। ये कुल मिलाकर ये बात है। और इसके लिए एक ऐप भी जारी किया गया है, आपको पता होगा कि इंद्रवज्र ये नाम लिखा हुआ है कि इंद्रवज्र नामक ऐप लॉन्च किया गया है जो कि 40 मिनट पहले जो आपको अलार्म दे देगा। आगे देखते हैं, केंद्र ने बिहार को दिए 1152 करोड़ रुपए। इसमें है बिहार पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र ने बिहार के लिए 60 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। इसमें आगे क्या कहा है कि इसमें आगे यहाँ पे देख लीजिए, इम्पोर्टेंट ये पॉइंट एक है यहाँ पे कि सम्राट चौधरी ने बताया कि स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2022-23 में की जाएगी। और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिले अनुदान का वितरण पंचायती राज संस्था के बीच 70-15 और 15 के अनुपात में किया जाएगा। और इस फॉर्मूले के आधार पर ग्राम पंचायत को 82 करोड़ रुपये, पंचायत समिति को 172 करोड़ रुपये और जिला परिषद को 172 करोड़ रुपये का आवंटित किया जाना है। तो ये ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा कि ग्राम पंचायत को कितने रुपये मिलेंगे और पंचायत समिति को और जिला परिषद को सेम बराबर रुपये आवंटित किया गया है। आगे है बिहार में खुलेगा मेगा स्किल सेंटर। तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि एक ही छत के नीचे युवा को प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि युवा को कौशल विकास और प्रशिक्षण देकर उसे स्वावलंबी भी बनाया जाएगा। और स्किल सेंटर में युवाओं को 90 प्रकार के ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्किल सेंटर में जो है 90 प्रकार के ट्रेड का प्रशिक्षण जो है मेगा स्किल सेंटर के माध्यम से दिया जाएगा, ये बोला जा रहा है। मेगा स्किल सेंटर पहले चरण में कहाँ खोला जाएगा, तो यह है पटना हो गया, पटना, नालंदा, दरभंगा 3 जगह खोला जाएगा। उसके बाद हर ज़िले में खोला जाएगा। इसके बाद आगे इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार 7वें स्थान पे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो है एक रैंकिंग जारी किया गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किस तरह से कहाँ पे कितने अच्छे तरीके से लागू है, उसमें जो है बिहार 7वें स्थान पे दिखाया गया है। ठीक है, ये पहला संस्करण है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये पहला संस्करण पूरे देश में लागू किया, ये रैंकिंग जारी किया गया है, तो 7वें स्थान पे बिहार है। तो इसमें देखते हैं राज्य रैंकिंग सूचकांक में उड़ीसा जो है पहला स्थान पे है, जबकि
शीर्ष स्थान पे उड़ीसा है, और जबकि उत्तर प्रदेश के साथ आंध्र प्रदेश पर यहाँ पे आप रैंक देख लीजिए अच्छे से ठीक से। तो यहाँ पे लिखा है कि उड़ीसा पहला स्थान, सेकेंड स्थान यूपी है और थर्ड स्थान आंध्र प्रदेश का है। स्कोर देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, स्कोर आपको सिर्फ बिहार का देखना है। तो बिहार का स्कोर है क्या लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि रैंकिंग में बिहार में 783 स्कोर के साथ 7वें स्थान पे है, मतलब पॉइंट होगा यहाँ पे 0.783 स्कोर के साथ है 7वें स्थान पे। ये ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पे 0.783 स्कोर के साथ 7वें स्थान पे बिहार है। इसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश में त्रिपुरा पहले स्थान पे है, ये ध्यान रख सकते हैं। त्रिपुरा पहले स्थान पे है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा आगे क्या है, तो यही कुल मिलाकर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट में क्या है, उड़ीसा पहला स्थान पे है, बिहार 7वें स्थान पे है, और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश में त्रिपुरा के साथ पहले स्थान पे है। कौन सा है, क्या लिखा है, विशेष श्रेणी में राज्य केंद्र शासित प्रदेश में त्रिपुरा स्कोर के साथ पहले स्थान पे है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बिहार में अब भी राशन कार्ड धारी को मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा, ये हमने पहले ही बता दिया था, तो ये तो न्यूज़ पहले ही कवर कर लिया गया है। आगे है बिहार में जल्द खुलेगा फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट। फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, और ये कहाँ खुलेगा, ये निर्णय लिया गया है दिल्ली के केंद्रीय खाद्य मंत्री जो कि है पशुपति पारस और शाहनवाज हुसैन के बीच बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत जो है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना के विभिन्न पहलू पर बातचीत हुई, और जिसके तहत ये निर्णय लिया जाएगा कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। तो ये कहाँ खोला जाएगा, इसमें देख लेते हैं। इसमें लिखा है इसका तो बात नहीं किया गया कहाँ खोला जाएगा, इसका जो है इसमें 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं। इसमें कुल मिलाकर ये बात किया गया है कि स्थान का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है कहाँ खोला जाएगा, हालांकि इसमें कुछ और जिक्र यहाँ पे किया गया है कि 10 एकड़ की ज़मीन में ये होगा और 25 करोड़ रुपए की लागत से होगा, और कुल 5 यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापना किए जाने का जो है लक्ष्य है। इसका स्थान नहीं बताया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है बिहार की सबसे बड़ी एलिवेटेड कॉरिडोर सड़क जो है बनाया जा रहा है दानापुर बिहटा, ठीक है। इसमें जो है कुल इसका लंबाई है 21 किलोमीटर। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के तहत जो है बिहटा एयरपोर्ट के लिए बिहटा, 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि बिहटा एयरपोर्ट के लिए लिंक रोड का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त नेवरागंज, पन्नाल, कन्हाली, बिशनपुरा बाईपास का निर्माण भी किया जाना है। कहा यहाँ पे जा रहा है कि बिहटा एयरपोर्ट के लिए लिंक रोड के लिए ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एलिवेटेड कॉरिडोर, और ये एलिवेटेड कॉरिडोर कुल जो है 51 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा, और 21 किलोमीटर है, ठीक है। ये आगे है क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। तो इसमें क्या है, बिहार के पर्यावरण जलवायु मंत्री जो है परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए पटना जू में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा यही हो गया कि क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह पटना जू में बनाया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। आगे है तो वही है, आगे है बिएडा की ज़मीन 80% तक सस्ती, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि बिएडा जो है कि ज़मीन लीज पर 20 से 80% छूट देने का फैसला लिया गया है, और इससे बिहार औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और निवेश को बिहार में प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरह से इसका कार्य किया गया है कि 20 से 80% की छूट दिया जाए के तहत, मतलब ज़मीन दिया जाएगा जिससे औद्योगिक विकास हो सके और निवेश बिहार में बढ़ सके। और अब राज्य सरकार में बिहार के 54 औद्योगिक क्षेत्र को ज़मीन
की लीज जो है 20 से 80% तक की छूट दी जाएगी, ये कहा गया है कुल मिला के। वर्तमान राज्य में बियाडा के 74 औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बियाडा के अभी कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत हैं, तो ये है 74। इसके अलावा और भी इसमें क्या कहा गया है कि बंद पड़ी चीनी मिल के 29 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए बियाडा को ट्रांसफ़र कर दी गई है। मतलब जो भी बंद पड़ी चीनी मिल है उसका भी ज़मीन या बियाडा को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आगे बिहार सरकार किसान को देगी डीजल अनुदान। इसमें क्या है, इसमें है वित्तीय वर्ष 22-23 बिहार सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि के कुल 29 करोड़ 95 लाख रुपए की अग्रिम स्वीकृति दे दी गई है डीजल अनुदान के लिए। और इसमें क्या है, फसल की सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल की खपत होती है 1 एकड़ में। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि 1 एकड़ में आपको 10 लीटर डीजल की खपत होती है। इसके आधार पर किसान को 600 रुपये प्रति एकड़ के रूप से भुगतान किया जाता है। ये बात है। आगे है बिहार इनोवेशन इंडेक्स में बिहार को मिला 15वां स्थान। इसमें आगे क्या है, इसमें है कि जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष सुमन बेरी के द्वारा इनोवेशन इंडेक्स में 17 बड़े राज्यों में 15वां स्थान बिहार का ये बताया गया है। कहा गया है कि कुल 17 में बड़े राज्यों में जो है 15वां स्थान बिहार का है। ये जो है नीति आयोग का तीसरा इनोवेशन इंडेक्स है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप कि ये तीसरा इंडेक्स है। इसमें कुल जो विभाजन किया गया है तो 17 बड़े राज्य को लिया गया है और 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र और 9 केंद्र शासित प्रदेश शहर की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। और बड़े राज्य में कर्नाटक इसके शीर्ष में है, तेलंगाना दूसरे स्थान पे है, हरियाणा तीसरे स्थान पे है। तो ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक के बाद तेलंगाना और हरियाणा है और बिहार का स्थान 15 है, कुल 17 है। और लास्ट स्थान की बात करें यहाँ पे दिया होगा, और अंतिम स्थान पे जो है यहाँ पे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पे है और उड़ीसा सेकेंड लास्ट पे है। ठीक है, बिहार का जो है स्कोर दिया है कि नहीं ये देख लेते हैं थोड़ा सा स्कोर। हाँ, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बिहार 58 अंक के साथ 58 अंक है, 15वें स्थान पे है, ये ध्यान रखिएगा। 58 अंक है। आरा बलिया रेल लाइन का सर्वे पूरा हो गया है और भोजपुर में बनेगा नया रेलवे जंक्शन। इसमें न्यूज़ देखें तो इसमें है कि जानकारी बलिया के लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है कि 61 किलोमीटर लंबे आरा बलिया ट्रेन रूट को प्राथमिक सर्वे जो है पूरा हो गया और डीपीआर जो है रेल डिटेल प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति जो है मिल गई है इसके लिए। ठीक है, ये इसके बारे में और कुछ खास नहीं है, तो बस ये एक और पॉइंट ध्यान देख लिया इसमें कि 693 किलोमीटर है कुल इसका लंबाई और कुल जो है इसमें 10 हॉल्ट और स्टेशन होंगे यहाँ पे। आगे है पटना पर्यटन स्थल के रूप में मुजफ्फरपुर को ऐतिहासिक चामुंडा स्थान जो है मुजफ्फरपुर में है। सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चामुंडा स्थान है मुजफ्फरपुर में। इसके बाद आगे देखते हैं बिहार का सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में लगेगी लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो सार्वजनिक परिवहन गाड़ी में जो है बिहार के परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन गाड़ी में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन